हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया या पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को हम एक ही वीडियो में खत्म करेंगे और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कनेक्शन क्या है, इंडिया की लोकेशन और एक्सटेंट क्या है, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन, और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया है आपके सामने। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमें पढ़ना है एरिया के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, स्टेट यूटीज ऐसे हैं जिनके दो दो कैपिटल्स हैं, उसके बाद कौन कौन सा बॉर्डरिंग कंट्री है, मैरीटाइम बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स और भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स और भी बहुत सारी बातें हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी के बारे में और इंफॉर्मेशन है, चेंज ऑफ नेम्स हुए हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं, और उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, ये भी इसी के अंदर आपको पढ़ना है। और फिर हर स्टेट और हर यूटी के बारे में बेसिक 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 इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब यह है जितना भी आपने ये स्क्रीन पे देखा ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में या पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया में। और दोस्तों आज हम इस पूरी तरह से इस टॉपिक को खत्म करेंगे। वीडियो लंबा होगा लेकिन दोस्तों आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सुनो दोस्तों, इंडिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या कनेक्शन है, सबसे पहले आपको मैं मैप पे ले चलता हूं और दिखाता हूं क्या कनेक्शन है। आप ये देख लीजिए दोस्तों, जिस तरह से इक्वेटर एक लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसी तरह इक्वेटर के नॉर्थ में जब आप जाते हैं नॉर्थ में, तो यहां पे 23.5 डिग्री जब नॉर्थ जाते हो तो एक और लैटिट्यूड है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडिया में क्या रिलेशन है कि ये इंडिया के बीचों बीच गुजरता है। इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करता है। सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं गुजरता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया के साथ साथ बाकी और 17 कंट्रीज में ये पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा सुन लो, 17 कंट्रीज अगर पूरे याद ना रहे, वैसे इसके ऊपर कभी मैंने ट्रिक शायद दी हुई है एक बार, तो अगर वैसे याद ना रहे, इतना याद रखो कि इंडिया के नेबरिंग कौन कौन से कंट्रीज है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो सुनो, एक तो है बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना। बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, इंडिया, ये चार याद रखे। ओके, अच्छा 17 कंट्री से तो पास होता है, लेकिन 3 बड़े कंटिनेंट से भी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, जैसे कि ये है नॉर्थ अमेरिका आपका, ये है अफ्रीका और ये है एशिया। तो एशिया कंटिनेंट, अफ्रीका कंटिनेंट, कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, तो 3 कंटिनेंट्स भी याद रखे। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रिलेटेड 6-7 वाटर बॉडीज भी आपको याद रखनी है जहां से ये गुजरता है। बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आए हैं। तो सुनो, एक तो यहां पे पैसिफिक ओशन, ये भी पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन हो गया, ये हो गया अटलांटिक ओशन, ये हो गया इंडियन ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन तो आपको मिला, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन। अब यहां पे आपको बता दूं कि और भी 3-4 वाटर बॉडीज है जो याद रखने हैं। एक तो यहां पे मैक्सिको के पास गल्फ ऑफ मैक्सिको याद रखना है, और यहां पे आपको रेड सी याद रखना है, रेड सी। और उसके बाद आपको यहां पे याद रखना है ताइवान के पास ताइवान स्ट्रेट भी है, ताइवान स्ट्रेट भी है। ये सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई हैं, आप टेंशन ना लीजिए। और लास्ट में इधर फिलीपीन सी है, फिलीपीन सी है। ये 4 वाटर बॉडीज भी याद रख लेना क्योंकि सवाल आए हुए हैं। अच्छा, वाटर बॉडीज मैंने आपको 7 टोटल बोले, बड़े बड़े वाटर बॉडीज जिनसे ये गुजरता है, 3 कंटिनेंट्स बोले और 17 कंट्रीज आपको दिखाए। इंडिया के नेबर्स याद रखे आपने। इसके अलावा आपको बता दूं कि इंडिया के बीचों बीच जब ये गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कितने स्टेट से पास होता है, तो 8 स्टेट से पास होता है, आपको याद रखना है। 8 स्टेट्स में से 43 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे ये पास होते हैं, तो 43 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपको मैं बता दूं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सफर यहां गुजरात से मिजोरम अगर आप देखोगे, सफर इंडिया, अच्छा ओके, यहां से यहां तक, फिर इंडिया में टोटल कितना सफर है, तो इंडिया में लगभग 2650 किलोमीटर इतना सफर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। तो ये आपको लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बताऊं आपको, सबसे आपको क्या लगता है, आप मुझे बता दो, ये जितने भी आपके सामने स्टेट्स हैं,
सबसे ज्यादा सफर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आपको लगता होगा मध्य प्रदेश में। तो याद रख लीजिए, मध्य प्रदेश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मैक्सिमम लेंथ है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से पास होता है एमपीज में, 14 डिस्ट्रिक्ट लगभग। तो कहने का मतलब यह है सबसे ज्यादा, टोटल मैंने बोला आपको 43 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं जिधर से पास होता है। सबसे ज्यादा सफर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इसी में है, मध्य प्रदेश में। सबसे कम सफर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कहां लगता है आपको? तो बता दूं, राजस्थान का सिर्फ इतना सा हिस्सा है, और राजस्थान के सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है जिधर से ये पास होता है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। सबसे मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से पास होता है राजस्थान। सबसे मिनिमम लेंथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कहां पे है? राजस्थान में। मैक्सिमम लेंथ मध्य प्रदेश में। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश में। ये सारी चीजें हम आपको यहां पे दिखाएंगे, इजी है। चलिए, लिखा हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो सुनो, इंडिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में रिलेशन ये है, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी एक लैटिट्यूड है, वो भी नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर ये लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 17 कंट्रीज से पास होता है। और इंडिया के ये नेबरिंग कंट्रीज आपको याद रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। और इंडिया को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, 3 कंटिनेंट से भी पास होता है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। इतना ही नहीं, 7 मेजर वाटर बॉडी से पास होते हैं, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, रेड सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ताइवान स्ट्रेट, और लास्ट में फिलीपींस सी। तो इन बड़े बड़े वाटर बॉडी से भी पास होता है। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर हम इंडिया के रिलेटेड देखें तो इंडिया में ये 8 स्टेट से पास होता है, 43 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, लगभग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सफर इंडिया में कितनी लेंथ है? 2650। अच्छा, सबसे ज्यादा 8 स्टेट्स में मैक्सिमम लेंथ मध्य प्रदेश, और मिनिमम लेंथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है राजस्थान। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, लगभग 14। याद नहीं रखना है, एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रखना है, इतना याद रखो, एमपी मैक्सिमम, राजस्थान मिनिमम। बस नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के मामले में भी और लेंथ के भी मामले में भी, ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से पास होगा तो ज्यादा ही लेंथ होगी, कम डिस्ट्रिक्ट से पास होगा तो कम ही लेंथ होगी। तो राजस्थान से सबसे मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 2, और राजस्थान से सबसे कम सफर। ओके, ठीक है, ओके, बस इतना याद रखना है, राजस्थान कम, मध्य प्रदेश ज्यादा। चलो, अब सुनो, यहां पे आपको बता दूं कि गुजरात जो है वेस्ट में है, और मिजोरम जो है ये ईस्ट में है। एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको कभी ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि लास्ट में अरुणाचल प्रदेश का ये पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ईस्टर्न एंड। ना, वो तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ एक्सटेंट में आप पढ़ते हो। लेकिन जब अगर कभी एग्जाम में आया कि ईस्टर्न स्टेट कौन सी है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो मिजोरम। गुजरात तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश नहीं, मिजोरम याद रख लेना। आपको बता दूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है इंडिया के 8 स्टेट्स में, उसके ऊपर बहुत सारी मैंने ट्रिक्स आपको 2-3 बार दी हुई है, लेकिन एक नई ट्रिक जो कि मुझे एक बच्चे ने ही भेजी थी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी, तो सुनो। राहुल गांधी मीट्स द चीफ जस्टिस विद मोदी। इसमें खास बात यह है कि लास्ट में मोदी है और लास्ट में यहां पे मिजोरम है, तो आपको इजी हो जाएगा ये ईस्टर्न एंड याद रखना, नहीं तो इस पे कंफ्यूजन होता है एग्जाम में अगर सवाल आए। राहुल गांधी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओके, वेस्ट बंगाल, और लास्ट में मिजोरम याद रखना, बड़ा इजी है याद रखना, ठीक है। ओके, तो ठीक है, ईस्टर्न स्टेट और वेस्टर्न स्टेट आपको याद रखना, बीच में रखने की जरूरत नहीं, ऊपर नीचे, लेकिन अगर याद रहे तो अच्छी बात है। लेकिन वेस्टर्न स्टेट आपका यहां पे गुजरात और ईस्टर्न आपका मिजोरम, बीच में ये राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। अच्छा, एक और बात सुन लो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जो इंडिया से गुजरता है, इसमें एक ऐसी लोती रिवर है इंडिया की जिसका नाम है माही। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। तो अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 1 बार कट किया, ये देखो दूसरी बार कट किया, तो दो बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंडिया की एक लोती रिवर कट करती है, उसका नाम है माही। बहुत बार एग्जाम्स में आया है सवाल। और एक बात सुन लो, आपको बता दूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, आपको मैं बता दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के साथ साथ इन कंट्रीज पे है, लेकिन आपको यह बता दूं कि जून 21 को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस लाइन के ऊपर ओवरहेड सन होता है जून में, समर में, जिसको हम समर सोलिस्टाइस भी बोलते हैं। 21 जून को सन होता है ओवरहेड। तो यहां पे जो शैडो होती है, सन जब ऊपर हो तो शैडो बहुत कम उन दिनों दिखती है, इधर बहुत कम उन दिनों दिखती है उधर। और उस टाइम पे यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां जा है वहां पे लंबा दिन होता है और छोटी रात होती है। और यही मामला साउथ में अपोजिट है।
आपको समझा दूं मैं यहां पे, इसको देख लो एक बार, मैंने बहुत बार पढ़ाया है डिटेल में इसको। जिस बच्चे ने अभी तक ये चीज नहीं पढ़ी है तो घबराओ मत, ऑलरेडी पढ़ा है, आगे भी डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। जिसने पढ़ा है उसको दूर से समझ आ गया होगा। क्या आ गया होगा कि जून 21 को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन होता है तो समर सोलिस्टाइस होता है। उस दिन शैडो बहुत कम होती है या तो नहीं होती है, और लॉन्गेस्ट डे होता है ये, शॉर्टेस्ट नाइट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, ओके, ऑफ द वर्ल्ड। साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट है, नॉर्थ में समर होगा, साउथ में विंटर होगा। चलो, जिसको समझ नहीं आई ये बात, घबराओ मत, हमने पढ़ाया है बहुत बार डिटेल से इस बात को, आगे भी बहुत डिटेल बहुत खूबसूरती से आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि इंडिया के ये 8 स्टेट्स के ऊपर जून में समर सोलिस्टाइस होता है, क्योंकि सन ओवरहेड होता है, शैडो नहीं होती और बड़ा जबरदस्त गर्मी। चलो, लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट। चलो अब आगे। अब आपको यह भी बताना चाहता हूं मैं कि इंडिया का लोकेशन और इंडिया का एक्सटेंट क्या है। तो सुनो दोस्तों, इंडिया का लोकेशन और एक्सटेंट से पहले एक बात तो मैं भूल गया बताना। जब मुझे यह टॉपिक स्टार्ट करना था पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, अब मैं बता लेता हूं, भूल गया, लेकिन सुन लो। पॉलिटिकल डिवीजन का मतलब क्या है? देखो, यह है पॉलिटिकल मैप। यह तो वैसे स्टार्ट में बताना था, लेकिन कोई बात नहीं, सुन लो। यह है पॉलिटिकल मैप, यह है फिजिकल मैप। आपको बता दूं कि यह आप देख सकते हो कि लोगों ने इन स्टेट्स को डिवाइड किया है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, पॉलिटिकली चलाने के लिए, कुछ भी। तो ये डिवाइड हुआ है, ह्यूमन ने डिवाइड किया, स्टेट्स में, यूटीज में, नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन्स में, ठीक है ना। लेकिन ये जो फिजिकल मैप है, इसको नेचर ने डिवाइड किया है। फिजिकल मैप में क्या पढ़ना पड़ता है, या फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? ये है दोस्तों आपके हिमालयाज, ये है प्लेन्स, ये है डेजर्ट, ये है वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स, ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न घाट्स, ये है दक्कन प्लेटू, ये है पेनिनसुला, ये है आइलैंड्स, ये है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के बारे में, और ग्रेट हिमालयाज के टाइप्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे और चीजें जो फिजिकल फीचर्स, फिजिकल डिविजन्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिजिकल डिविजन्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। पॉलिटिकल डिविजन्स में आपको स्टेट्स और यूटीज के बारे में जानना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर से पास होता है, ऊपर से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो किधर से पास होता है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ एक्सटेंट क्या क्या है, इसी तरह बाकी बहुत सारी चीजें जैसे एरिया इंडिया का, पॉपुलेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, वो सब हम पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में पता होना चाहिए, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया और फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में क्या क्या पढ़ना है, इतना दिमाग में होना चाहिए, इतना भर लो, क्योंकि आगे हमें फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में आपके यही माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये पेनिनसुला, डेक्कन प्लेटू, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है आपको, ठीक है। ओके, आते हैं फिर से टॉपिक पे, इंडिया लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो सुनो, इंडिया की लोकेशन क्या है दुनिया में, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट क्या है, इंडिया की लोकेशन क्या है दुनिया में। सबसे पहले ये तो जान लो आप, ये इंपॉर्टेंट बात है, जान लो। ऐसे यहां पे दिखाता हूं, रुकिए। देखिए, ये तो आपको मैंने बता दिया कि ये है दोस्तों प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये तो आपको वैसे पता भी होगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन। और ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर। इंडिया इस इक्वेटर के नॉर्थ में है, ठीक है, और इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया आपको मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपको इंडिया मिलेगा। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर हम देखें कौन सी कंटिनेंट में, एशिया में है, एशिया में भी साउथ एशिया में इंडिया है, साउथ एशिया में इंडिया है, ये भी पता होना चाहिए लोकेशन के बारे में थोड़ा सा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात सुन लो, ये जो है प्राइम मेरिडियन, इसके ईस्ट में इंडिया है ना, ईस्ट में इंडिया, कितना ईस्ट में, क्या ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 4 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड से 5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 6 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसी तरह ये जो लाइन है जहां पे इंडिया टच करता है वो है 68.7 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये इसी तरह 68 से 69, 70 लास्ट में जो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया टच करता है वो भी लॉन्गिट्यूड है, वो भी ईस्ट ही होगा, क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जाते हैं, तो ये पॉइंट है वो, और ईस्ट ही होगा। देखो ना, 97 डिग्री ईस्ट, 97.25 पॉइंट को छोड़ा अभी, 25 मिनट्स को छोड़ा अभी, 97 भी याद रखोगे काफी है, 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये है 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट 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 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में ही मेजर कर रहे हो। इसी तरह ये है इक्वेटर है ये 0 डिग्री, लेकिन इंडिया नॉर्थ में है, तो 0 डिग्री है ये इक्वेटर। इसी तरह 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी तरह इंडिया का जो ये पॉइंट टच करता है वो है 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये देखो 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड।
ठीक है। इसी तरह ये 8, 9, 10, 11, 12 वगैरह वगैरह, और इंडिया का जो है लास्ट में नॉर्थ में टच कर, ये भी नॉर्थ ही होगा, ये भी क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर से आप नॉर्थ जा रहे हो, और ये पॉइंट है आपका यहां से गुजरता है, यहां से इंदिरा कॉल से, मतलब कि 37, ये है नॉर्थ लिखा है, 37.6 डिग्री नॉर्थ लिखा है, तो नॉर्थ लिखा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, कभी बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, हम इक्वेटर से नॉर्थ जा रहे हैं। ये ईस्ट और ये ईस्ट, कभी बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट जा रहे हैं। और इंडिया की लोकेशन के में आपको नॉर्थ और ईस्ट ही मिलेगा, क्योंकि इंडिया है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब सुनो, इंपॉर्टेंट सी कुछ बातें हैं, सुनो 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 सुनो। ये तो है दोस्तों इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये कन्याकुमारी का साउदर्न पॉइंट है, लेकिन मेन लैंड का अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना, उसका जो ये साउदर्न टिप है वो कन्याकुमारी से नीचे है, और वो 8 से भी नीचे, वो सिर्फ 6 डिग्री ऊपर है नॉर्थ लैटिट्यूड। 6 डिग्री ऊपर मतलब 6 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, और ये तो 8 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, तो याद रखना है आपको 6 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अब ये तो है हमारा साउदर्न पॉइंट। अगर कभी सवाल आए इंडिया का साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, तो आपको यही याद रखना है 6.45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के निकोबार आइलैंड्स में है। ये इंडिया का, अगर सिर्फ इंडिया है ना, वहां पे लिखा था आइलैंड्स, ना वहां पे लिखा था मेनलैंड, बस इंडिया लिखा था, तो आप, क्योंकि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया का पार्ट है, तो आपको यही लिखना है। अगर वहां पे एक लफ्ज आए जिसको बोलते हैं मेनलैंड का साउदर्न टिप, बताइए मेनलैंड का, तो मेनलैंड का साउदर्न टिप है या साउदर्न लैटिट्यूड है आपका 8.4 डिग्री, और वो है कन्याकुमारी तमिलनाडु। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, कन्याकुमारी है सर, केप कोमोरिन है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। वेस्ट में भी गौहर मोटा, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया गौहर मोटा है, सर क्रीक है, कच्छ है गुजरात में, वो सारी चीजें आपको बता दूंगा, तो आप टेंशन ना लीजिए। कभी कभी कंफ्यूजन ये भी होता है कि सर इंदिरा पॉइंट है कि पिग्मेलियन पॉइंट है कि पार्सन पॉइंट है, सब कुछ आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिलहाल इतना याद और रखो, नॉर्थ से साउथ, अच्छा नॉर्दर्न लैटिट्यूड ये है इंदिरा कॉल लद्दाख में, और ईस्टर्न है ये अरुणाचल प्रदेश में किबिठू, ये ईस्टर्न पॉइंट है इंडिया का, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात सुन लो, नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर, इतना याद रखो आप। लगभग ये जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट लगभग 3000 किलोमीटर का डिफरेंस है, 3000 किलोमीटर का डिफरेंस है, ओके। अब ये भी याद रखना, ये जो लैटिट्यूड है 8 डिग्री, और ये जो लैटिट्यूड है नॉर्थ क्यों, क्योंकि हम नॉर्थ इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं, इक्वेटर से ही ये रेफरेंस है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, नॉर्थ 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो ये और ये लैटिट्यूड जो है वो आपको याद रखना है, लगभग हम डिफरेंस है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। और ये जो लॉन्गिट्यूड है ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ये वाला लॉन्गिट्यूड और ये वाला लॉन्गिट्यूड ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, तभी ईस्ट लिखा है, ये ईस्ट लिखा है। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी लगभग कितने डिग्रीज है लॉन्गिट्यूड्स, इसमें भी लगभग 30 डिग्रीज है। तो कहने का मतलब ये है इसका और इसका लगभग 3000 है, ओके 3000 है किलोमीटर, और ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड में फर्क लगभग 30 डिग्री है, तो लगभग 30 डिग्री डिफरेंस। देखो ना 30 डिग्री निकालो ना, 8 से 37 लगभग 30 डिग्री है, 68 से 97, 68 को प्लस करो लगभग 30 तो मिल जाएगा आपको 98, तो मतलब आसपास है, ठीक है ना, लगभग 30। इससे क्या होता है, इजी हो जाएगा आपको याद रखना। कोई भी लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड याद हो तो आप वहां पे गेस अच्छी तरह कर सकते हो, और कभी कभी आ ही जाता है कि आप बताइए लगभग कितने डिग्रीज का डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में, तो ये हमने आपको समझाया। अब हम आपको ये लिखा हुआ भी बताते हैं एक बार, इंडिया का लोकेशन और एक्सटेंट। देखो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया मिलेगा, साउथ एशिया में आपको इंडिया मिलेगा। अच्छा साउथ एशिया और इंडियन सब कंटिनेंट में क्या फर्क है, ये जानने के लिए थोड़ा वेट करो, बता देंगे हम अभी आपको। फिलहाल के लिए बहुत छोटी सी फर्क है, फिलहाल के लिए इतना देखो। अच्छा लैटिट्यूड्स की अगर बात करें तो 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ मेनलैंड अगर आए तो ये 2 लैटिट्यूड, लेकिन अगर इंडिया आए या आइलैंड्स भी आए, अगर नॉर्मल इंडिया आए तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब कि ये अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड का इंदिरा पॉइंट में अगर इंडिया आए, अगर वहां पे लिखा हो मेनलैंड एंड आइलैंड्स तभी भी यही, और अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेनलैंड लफ्ज लिखा हो तब आपको लिखना है साउदर्न लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री नॉर्थ या साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी, अगर सिर्फ मेनलैंड लफ्ज आए। बाकी अगर इंडिया आए तो आपको इंदिरा पॉइंट ही लिखना है, निकोबार आइलैंड्स वाला और 6 वाला डिग्री, ठीक है ना।
बाकी ये तो ये सेम ही रहेगा, नॉर्थ और नॉर्थ तो सेम, ये और ये सेम ही है, नॉर्थ में। अब सुनो लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट ये है आपके सामने, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ये है, ये सब आपने देखा, लगभग 30 डिग्री डिफरेंस और लगभग 3000 किलोमीटर की डिफरेंस है, ठीक है, ओके। अब सुनो इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखो। देखो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि इंडिया का साउदर्न पॉइंट, तो आपको लिखना है इंदिरा पॉइंट, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। इंदिरा पॉइंट का और एक नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, और एक नाम है पार्सन्स पॉइंट। और एक पॉइंट याद रखो क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इंदिरा पॉइंट जो है ये आजकल पानी में सबमर्ज है, क्योंकि 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें ये इंदिरा पॉइंट निकोबार आइलैंड्स का, मतलब हमारे इंडिया का सबसे साउदर्न टिप जो है वो सबमर्ज हो गया था 2004 में जब सुनामी हिट की इंडिया को। ये तो हो गया। अगर वहां पे आए इंडिया नहीं, अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेनलैंड लिखा हो, अगर नॉर्मल इंडिया लिखा हो तो इंदिरा पॉइंट, मेनलैंड लिखा हो तो आपको याद रखना है साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज केप कोमोरिन, या कभी कन्याकुमारी ऑप्शन में लिखा होता है, और जो कि तमिलनाडु स्टेट में है, ठीक है। अगर वहां पे आए वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया ये तीनों नाम आप याद रखोगे, कच्छ भी, सर क्रीक भी, गवर मोटा भी, और जो कि गुजरात में है, क्योंकि अलग अलग जब एमसीक्यूज आते हैं तो अलग अलग ऑप्शंस अगर आए बच्चे के सामने तो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, ओके। ये आसपास जगह हैं तो कोई बात नहीं, डिपेंड करेगा एग्जामिनर में कौन सा ऑप्शन है। ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो है अरुणाचल प्रदेश किबिठू में। अब है मसला नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। देखो नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया आपको याद रखना है कि वो है इंदिरा कॉल, यही याद आपको रखना है, ज्यादातर यही आता है एग्जाम में। लेकिन अगर कभी उस एग्जामिनर ने पूछा कि नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया बताइए जो इंडिया क्लेम कर रहा है, जो कि आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जहां तक इंडिया क्लेम कर रहा है वो नॉर्दर्न पॉइंट का नाम है क्लिक पास, और वो क्लेम कर रहा है इंडिया वो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। लेकिन जो ये इंदिरा कॉल है ये इंडिया चला रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, और ये इंदिरा कॉल लद्दाख में है, और लद्दाख के नॉर्दर्न पॉइंट हमारा इंदिरा कॉल है, लेकिन क्लेम्ड जो पॉइंट है इंडिया का वो है क्लिक पास। ये आपको दिखाता हूं, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ईस्ट डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड वाला इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका इंदिरा कॉल है वो है नॉर्दर्न पॉइंट एडमिनिस्ट्रेड, और ये लद्दाख में है, ये इंडिया में है। लेकिन जो इंडिया क्लेम कर रहा है हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है वो है ये नॉर्दर्न क्लेम्ड, सबसे ऊपर सबसे एंड पे देखो ना, इंडिया ये क्लेम कर रहा है जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, और इसको बोलते हैं क्लिक पास। क्लिक पास KILIKPASS, वहां तक क्लेम कर रहे हैं हम कि वो हमारा JNK का हिस्सा है, इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट है, ठीक है, ओके। अब ये चीजें सारी क्लियर हो गई आपको, ये चीजें, बाकी इस मैप में बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, यही आपको बताना था कि नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल और क्लिक पास नॉर्दर्न पॉइंट क्लेम जो कर रहा है, क्लेम जो हम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास है। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको ये सबसे पहले दिखाना चाहता हूं, आपको बता दूं कि ये दुनिया के टाइम जोन्स अलग अलग है, दुनिया के टाइम जोन्स अलग अलग है। ये आपको अभी अभी मैंने बताया, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं या UTC भी बोलते हैं, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब इतना है शॉर्ट में, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है टाइमलाइन, ये रेफरेंस। ग्रीनविच मीन टाइम क्यों बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम इसलिए क्योंकि लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, लंदन ग्रीनविच में है एक जगह जहां पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, और उसी रॉयल ऑब्जर्वेटरी में टाइम लगाया हुआ है, और पूरी दुनिया के वॉचेस, पूरी दुनिया की घड़ियां, पूरी दुनिया के टाइम जोन्स इसी ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है लंदन में, उसी के रेफरेंस से चलती है। और अगर यहां पे ग्रीनविच रॉयल में, या पूरे ये जो लाइन है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, याद रखना, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये, इसी के बेसिस पे टाइम डिसाइड होता है। और जितनी भी ये वाली कंट्रीज है ये प्लस में है, प्लस मतलब अहेड ऑफ GMT। अगर यहां पे 12 बजे हैं, यहां पे 1 बजे होंगे, यहां पे 2 बजे होंगे, यहां पे 3 बजे होंगे, यहां पे उसी टाइम पे 4 बजे होंगे, और इंडिया में 5:30 बजे होंगे, क्योंकि इंडिया है अहेड कितना, 5.5 घंटे। लेकिन ये वाले कंट्रीज है ये अहेड नहीं है, ये प्लस में नहीं है, ये माइनस में है। माइनस मतलब बिहाइंड। अगर यहां पे 12 बजे हैं तो यहां पे अभी बोला 1 बजे होंगे, यहां पे 2 बजे होंगे, यहां पे 3 बजे होंगे, यहां पे 4 बजे होंगे, और इंडिया का जो ये लाइन है यहां पे 5:30 बजे होंगे, ठीक है ना, मान लो। लेकिन ये वाले कंट्रीज क्या है, यहां पे 11 ही बजे होंगे, यहां पे सुबह के 10 ही बजे होंगे, अगर दिन की बात करें, यहां पे 9 ही बजे होंगे, तो ये बिहाइंड है, ये माइनस में चला जाता है। ये -1 करो आप, -2 करो 12 को, -3 करो 12 को, -4 करो 12 को, आपको 8 निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है ये वाले कंट्रीज माइनस में है, बिहाइंड ऑफ GMT,
और ये वाले कंट्री पॉजिटिव में है, अहेड ऑफ जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, और इंडिया भी ग्रीनविच मीन टाइम से प्लस में है, मतलब अहेड है। अगर यहां पे दिन के 2 बजे हैं, दिन के 2 पीएम, तो इंडिया उसी टाइम पे बस उसी टाइम पे इंडिया में 2 पीएम नहीं होंगे, उसी टाइम पे इंडिया में होंगे 2 पीएम को 5.5 घंटे एक्स्ट्रा करो, प्लस करो, ऐड करो, तो वो होगा दोस्तों, करिए ना वो हो गए 7.5 घंटे, 7.5 घंटे, ठीक है, ओके। अब सुन लीजिए आप, इंडिया का टाइम तो मैंने आपको बता दिया अहेड, इंडिया के नेबर्स का भी थोड़ा सा टाइम याद रखो इंडिया का, क्योंकि कभी कभी आता है। आप बताइए भूटान और नेपाल में कितना टाइम डिफरेंस है, आप बताइए इंडिया और पाकिस्तान में कितना टाइम डिफरेंस है, ये बहुत बार आया है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में सवाल, तो नेबरिंग कंट्रीज जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख लीजिए, ये तो प्राइम मेरिडियन देश है, ऐसे ऐसे हर एक कंट्री ने अपना अपना बीच वाला मेरिडियन चुना है, और इंडिया ने भी एक मेरिडियन चुना है, और उसी मेरिडियन के बेसिस पे सारा टाइम डिसाइड होता है। वो इंडिया के वो इंडिया के इधर से गुजरता है, और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है। वो कितना है, वो दोस्तों 82.30 डिग्री ईस्ट है। फिर से बता दूं आपको, यहां पे ले चलो, यहां पे ले चलो, यहां पे ले चलो, ये अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, इसी तरह ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरह, और इसी तरह इंडिया के बीच बीच जो गुजरती है वो है कितना, वो है दोस्तों 82.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में ही है। तो इसी लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे हम टाइम डिसाइड करते हैं इंडिया में। और इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान इंडिया में डिफरेंस क्या है, पाकिस्तान 5 घंटे है अहेड ऑफ जीएमटी, 5.5 घंटे है इंडिया, तो आधा घंटे का फर्क है। नेपाल 6.25 घंटे है, इंडिया और नेपाल में 15 मिनट का फर्क है। भूटान 6 और बांग्लादेश 6 घंटा अहेड ऑफ जीएमटी। अगर ग्रीनविच मीन टाइम लंदन में बजे हैं दिन के 12, तो भूटान और बांग्लादेश में 6 बजे होंगे, ठीक है ना, शाम के, तो ये अहेड ऑफ जीएमटी। इसी तरह चाइना में 8 है, बर्मा में आपको याद रखना है 6.5 घंटे। चाइना और इंडिया के दरमियान जो टाइम गैप है वो कितना है, एक ही टाइम पे कितना डिफरेंस है, घड़ियों में फर्क, तो आप देख लीजिए ठीक है ना, 2.5 घंटे का। चलिए, इतना आपने याद रखा, इतना आपने याद रखा। अब हम आपको कुछ और दिखाते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सॉरी। इंडिया और श्रीलंका दोनों के दोनों एक ही टाइम जोन फॉलो करते हैं, और 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो, और वो है 5.5 घंटे अहेड ऑफ जीएमटी। 82 डिग्री जब देखते हैं हम, वो कैसे बताऊंगा आपको आगे, फिलहाल इतना जानो। जब इंडिया से ये गुजरता है, ये प्राइम मेरिडियन, ये मान लो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, तो इंडिया में ऐसे गुजरती है लाइन, ऐसे 82.30 डिग्री, वो किस किस स्टेट से गुजरती है आपके सामने है, किस किस स्टेट से गुजरती है आपके सामने है। इसको याद करने के लिए आपको बताऊं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक पॉइंट है मिर्जापुर, वहां से यूपी में यह पास होता है, और मिर्जापुर यूपी, या इलाहाबाद बोलो, या नानी बोलो, या प्रयागराज बोलो, बताऊंगा अभी, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स एग्जामिनर अलग अलग पूछता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपी ही क्यों सर इधर भी तो अलग अलग स्टेट्स का आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, फिर ये मिर्जापुर या इलाहाबाद ही क्यों, इलाहाबाद में ही क्यों रॉयल ऑब्जर्वेटरी है इंडिया के लिए, सॉरी इलाहाबाद में ही क्यों ऑब्जर्वेटरी है इंडिया के लिए, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम, जो अभी मैंने बोला था रॉयल ऑब्जर्वेटरी, उसी की गड्डी के हिसाब से मैच कर रही है, पूरे इंडिया का टाइम दे रही है वो। लेकिन सर बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं, क्योंकि ये गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, इसके बीच में जो गुजरती है प्राइम मेरिडियन, वो जहां पे मैच होती है वही है आपका मिर्जापुर। और क्योंकि ये और ये भी आने चाहिए इसी टाइम जोन में, इसीलिए बीच में एक लाइन ली गई जो कि मिर्जापुर से पास हुई। और ये स्टेट्स को आप ट्रिक से कैसे याद रखोगे, ट्रिक है दोस्तों, यूपी तो आपको याद रहा क्योंकि मिर्जापुर यूपी या इलाहाबाद यूपी, ठीक है। यूपी इन कोमा याद रखना, COMA, कोमा में बताते ना कितने समय तक कोमा में था, समय मतलब टाइम, ऐसे दिमाग में लाओ, टाइम आ गया कोमा, ठीक है। यूपी में आपको पता है मिर्जापुर यूपी, उसके बीचों बीच गुजरती है ये लाइन, और उधर है आपका ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ना, पूरे इंडिया का टाइम वहीं से फिक्स होता है। अच्छा, सी मतलब और भी स्टेट से ये लाइन पास होती है। सी मतलब सी है छत्तीसगढ़, ओ है उड़ीसा, एम है मध्य प्रदेश, और ए है आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यूपी इन कोमा, इतना दिमाग में लाइए, बस ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझा सकूंगा बड़े इजी तरीके से। अच्छा, इजी तरीके से समझाऊंगा, एक और बात सुन लो, यहां से यहां तक अगर आप देखोगे, मैंने अभी बोला था लगभग 30 डिग्री फर्क है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड से बीच में 30 डिग्री फर्क है लगभग गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। और हमने इसके बीच में ये टाइम लिया जो कि इधर मिर्जापुर इलाहाबाद से पास होती है, ये टाइम लिया, ये वाला टाइम लिया,
लेकिन असल में अगर हम देखें इधर और इधर ईस्ट वेस्ट जो पॉइंट है, इनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना है आपको बता दूं, 1 डिग्री होता है 4 मिनट। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे इसको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में। 1 डिग्री होता है 4 मिनट के बराबर, और टोटल ये 30 डिग्री है, तो 30 को मल्टीप्लाई करो 4 मिनट से, वो कितना हुआ, वो हुआ 120 मिनट। 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, 2 आवर्स। तो 2 आवर्स का लैग है ईस्ट वेस्ट पॉइंट में। 2 आवर्स की डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। 2 आवर्स का लैग है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। आपको बता दूं 2 आवर्स, अगर यहां पे सनराइज इन द ईस्ट, अगर यहां पे 6 बजे होंगे, यहां पे 8 बजे होंगे, ठीक है ना, 6 बजे होंगे, 8 बजे होंगे। आपको बता दूं अगर यहां पे 6 बजे होंगे, यहां पे 8 बजे होंगे, तो हमने 7 बजे टाइम लिया, जो कि इधर की घड़ी के लिए भी है, इधर की घड़ी के लिए भी है, घड़ियों के लिए भी है, ठीक है, पूरे इंडिया के लिए टाइम है, हमने बीच में लिया है। लेकिन असल में 2 घंटे का लैग है बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, ये भी आप पॉइंट याद रखना। और आप बताइए, आप लिख लीजिए, अगर क्वेश्चन आंसर सेशन आप कर रहे हो या कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, अगर मेरा सवाल आपसे मैं पूछूं, आप बताइए क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है इंडिया में 2-2 टाइम जोन्स होने के। क्योंकि अभी इंडिया में एक ही टाइम जोन है, लेकिन बताया जा रहा था कि इंडिया में 2 टाइम जोन्स होने चाहिए, काफी डिमांड हो रही थी। आप बताइए क्या नुकसान है 2-2 टाइम जोन से, क्या फायदे हैं। ठीक है, एक बता लेता हूं नुकसान, ट्रेनों का ऊपर नीचे फर्क हो जाएगा तो बड़े एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे, और भी बहुत सारे हैं, फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। अब सुनो, आपके सामने ये जो है 82, अच्छा अब हमें आपको ये पढ़ाना है, सुनो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम लॉन्गिट्यूड है ये। मिर्जापुर यूपी से पास होता है, कभी कभी एग्जाम में मिर्जापुर होता है, कभी कभी इलाहाबाद, कभी कभी नानी, कभी कभी प्रयागराज। आप तक है, आपके ऑप्शन में कौन सा होगा, ये आपस में ही मिलते हैं, काफी जगह क्लोज है। और इलाहाबाद का और एक नाम है प्रयागराज भी, ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज एक ही नाम है, नानी हो मिर्जापुर हो, अलग अलग बुक्स अलग अलग नाम देती हैं, अलग अलग ऑप्शन आए हुए हैं एग्जाम्स में। तो मैं नहीं चाहता आप कभी भी एक भी पॉइंट मिस करो। 5 स्टेट से पास होता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी स्टेट में लंबा है कम है, इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आते हैं सवाल, इसलिए उधर मैंने लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, गुजरात वेस्ट पॉइंट और ईस्ट पॉइंट जो अरुणाचल प्रदेश है, इसके बीच में लगभग दोस्तों 2 घंटे का टाइम लैग है। 30 डिग्री, एक डिग्री होता है 4 मिनट, 30 × 4 होता है 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। हमने बीच में टाइम लिया हुआ है जो कि मिर्जापुर इलाहाबाद से गुजरता है। अब एक बात आपको मैंने बोला ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में, देखो ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री, वो टाइम जो है ना, वो टाइम फिक्स किया गया है ग्रीनविच में ही। एक ऑब्जर्वेटरी है जिसको बोलते हैं रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच, लंदन है, वो लंदन से ये पास होता है। और वो है ग्रीनविच मीन टाइम को अगर आप जोड़ोगे 5.5 घंटे, तो आपको इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा। और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों इलाहाबाद ऑब्जर्वेटरी में इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, और इलाहाबाद ऑब्जर्वेटरी जो है वहां पे ही पूरे कंट्री का टाइम, वहां उसी के रेफरेंस में पूरी कंट्री का टाइम है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ये 5.5 घंटे अहेड है। अगर ग्रीनविच मीन टाइम प्राइम मेरिडियन रॉयल ऑब्जर्वेटरी में बजे हैं 1 PM, तो इंडिया में कितने बजे होंगे, 6:30 PM बजे होंगे इंडिया के इलाहाबाद ऑब्जर्वेटरी में। और इलाहाबाद ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से ही इंडिया का एक ही टाइम जोन है जो कि 5.5 घंटे है अहेड ऑफ GMT, जो कि कितने डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, 82.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है, ओके। लेकिन इंडिया में पहले 4 टाइम जोन्स हुआ करते थे 1880s में, जब ब्रिटिशर्स यहां पे थे तो बंबई टाइम चलता था, मद्रास टाइम, कलकत्ता टाइम, पोर्ट ब्लेयर टाइम। मद्रास टाइम को हम रेलवे टाइम भी बोलते थे क्योंकि इसी के बेसिस पे रेलवे का ही टाइम फिक्स किया जाता था। लेकिन 1906 में ब्रिटिशर्स को लगा इतने टाइम जोन्स होने की जरूरत नहीं है, हम क्यों ना बीच से एक मेरिडियन लेते हैं, सेंटर मेरिडियन लेते हैं। प्राइम मेरिडियन से वो 82.5 डिग्री ईस्ट होगा और वो बीचों बीच इंडिया से गुजरेगा, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड के बीच में गुजरेगा, और वही हम लेते हैं और लिया। और फिर इंडिया जब आजाद हुआ 1947 में, तो ऑफिशियली इंडिया ने डिक्लेयर किया कि इंडिया का ऑफिशियल टाइम होगा इसी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है ना। और दोस्तों श्रीलंका का भी टाइम इसी पे डिसाइड हुआ, और इंडिया और श्रीलंका का टाइम एक ही टाइम जोन में आता है, 5.5 घंटे अहेड ऑफ GMT, 82.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, ओके। अब आपको यह भी बता दूं मैं आपको कि फ्रांस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स है। वैसे रशिया में टाइम जोन ज्यादा होना चाहिए तो अच्छी बात है, आपको बता दूं अगर रशिया में टाइम जोन ज्यादा हो तो ठीक है, लेकिन फ्रांस तो छोटा है। रशिया, चलो मान लो रशिया है, तो रशिया में टाइम जोन होंगे तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रशिया बड़ा है, इधर और इधर तो 10 घंटे का फर्क होगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। तो कहने का मतलब यह है रशिया तो बड़ा है और उसके टाइम जोन ज्यादा है, ये तो समझ में आता है।
रशिया में 11 टाइम जोन है, ये तो समझ में आता है। लेकिन सर फ्रांस में सबसे ज्यादा टाइम जोन है, वो भी 12। रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों आपके सामने लिखा है, ओवरसीज टेरिटरीज। फ्रांस ने बहुत सारे टेरिटरीज को कब्जा करके रखा हुआ है, ओवरसीज टेरिटरीज को। तो अपने अलग अलग जगहों पे जो ये टेरिटरीज हैं उनके लिए अलग अलग टाइम जोन है। तो फ्रांस में सबसे ज्यादा टाइम जोन है, रशिया से भी ज्यादा, याद रखना। ओके, अब हम आपको पढ़ाते हैं आगे इंडियन सब कंटिनेंट के बारे में। देखिए आपको बता दूं, मैंने आपको बोला था साउथ एशिया और इंडियन सब कंटिनेंट में बस एक फर्क है। वो क्या है? वो क्या है सुनो। इंडियन सब कंटिनेंट में ये 7 कंट्रीज आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है ना? ये आपको मिलेंगे, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, ये 7 कंट्रीज। लेकिन अगर आप इसको जोड़ोगे अफगानिस्तान भी, अगर आप अफगानिस्तान भी जोड़ोगे तो वो आता है फिर साउथ एशियन कंट्रीज। तो वो साउथ एशिया वाले कंट्रीज आ जाते हैं बस एक अफगानिस्तान जोड़ने से, ठीक है ना? तो इंडियन सब कंटिनेंट है आपके सामने, साउथ एशिया में इंडियन सब कंटिनेंट में इंडिया है। और इंडिया का जो ये वाला मैप है, ये मैंने पॉलिटिकल मैप लिया क्योंकि आगे यहां पे फिजिकल मैप है। और इंडिया जो है दोस्तों, इंडिया का ऑफिशियल नाम अगर आए कभी, इंडिया का ऑफिशियल नाम क्या है? इंडिया भी है और भारत भी है। इंडिया दैट्स भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसा लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में। तो ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया दोनों है, इंडिया भी और भारत भी। ट्रेडिशनल नेम भारत भी और इंडिया मॉडर्न नेम भी तब डिसाइड किया गया था, ठीक है? ओके, अच्छा, इंडिया जो है वो 6 जोन्स में डिवाइड हुआ है। इंडिया 6 जोन्स में डिवाइड हुआ है। ये आपका दोस्तों नॉर्दर्न जोन है, ये आपका दोस्तों सेंट्रल जोन है, ये ईस्टर्न जोन है, ये नॉर्थ ईस्टर्न जोन है, ये वेस्टर्न जोन है, ये साउदर्न जोन है। शायद इसने यहां पे गलती की है, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न में। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, ये नॉर्थ ईस्टर्न है, ये ईस्टर्न है, ये सेंट्रल है, ये नॉर्दर्न जोन है, और ये दोस्तों वेस्टर्न जोन है, और ये साउदर्न जोन है। ये जोन्स में कौन कौन से स्टेट्स और कौन कौन से यूटीज आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट उठा लो और याद भी रख लेना दिमाग में। थोड़ा सा अंदाजे से आप वैसे आंसर कर सकते हो जब भी ऑप्शन आ जाएगा। और 6 टाइम जोन्स है इंडिया में। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हमें कल भी आपको पढ़ाना है 1956 का, उसमें सिर्फ 5 ही टाइम जोन्स थे। फिर दोस्तों 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट आता है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट आता है जिसमें और एक टाइम जोन ऐड होता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला टाइम जोन ऐड होता है। तो आज के डेट पे 6 टाइम जोन्स है, लेकिन जब स्टार्ट में टाइम जोन्स आए थे तो 5 ही टाइम जोन्स थे। ये नॉर्थ ईस्टर्न टाइम जोन नहीं था। फिर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में आया टाइम जोन। तो 1956 से 1971 तक सिर्फ 5 ही टाइम जोन्स थे। 1971 में फिर एक टाइम जोन ऐड हुआ। अब इन जोन्स के अंदर भी स्टेट्स आते हैं, जैसे इंडिया के अंदर जोन्स आते हैं, जोन्स के अंदर स्टेट आते हैं, स्टेट के अंदर डिवीजन आते हैं, डिवीजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तहसील होते हैं, तहसील के अंदर लोकल बॉडीज होते हैं। तो इसी तरह मैंने आपको बताया इंडिया के जोन्स हैं। अब जोन्स में भी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो आपको पता है, ठीक है? और 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में भी एक खास बात बताऊं कि आप जिस भी स्टेट से हो, मुझे देख रहे हो, या जिस भी यूटी से मुझे देख रहे हो, अपने स्टेट और अपने यूटी के बारे में फिर आगे जानकारी ले लेना कि कितने डिवीजन है आपके स्टेट यूटी में, कितने डिस्ट्रिक्ट है आपके स्टेट यूटी में, आप किस डिस्ट्रिक्ट में हो, उसमें थोड़ा तहसील के बारे में या लोकल बॉडीज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रख लेना, ठीक है? ओके, थोड़ा सा, लेकिन ज्यादातर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कितने डिवीजन है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके स्टेट यूटी में कितने हैं, कौन कौन से हैं। ओके, तो सुनो, हम यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं जे&के यूटी। तो जे&के यूटी में 2 डिवीजन है आपके सामने हैं, जे&के और जे&के यूटी में 2 डिवीजन है। आप यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, आप यहां पे देख लो। ये वैसे जे&के स्टेट के बारे में लिखा गया है, लेकिन लद्दाख तो फिर अलग किया गया। तो 3 डिवीजन नहीं, आपको बस जे&के यूटी में 2 ही डिवीजन याद रखने हैं, कश्मीर और जम्मू। इन 2 के दरमियान भी अगर सवाल आए कि ज्यादा एरिया वाला डिवीजन कौन है, तो सुनो, जम्मू है बड़ा एरिया वाला डिवीजन, लेकिन कश्मीर जो ये वाला डिवीजन है, ये है ज्यादा पॉपुलेशन वाला डिवीजन। ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये सारा है, ठीक है ना? कहने का मतलब इतना है कि ये 2 डिवीजन आपके जे&के यूटी बनाते हैं। इसमें से जम्मू डिवीजन जम्मू डिवीजन ज्यादा एरिया वाला है और कश्मीर डिवीजन ज्यादा पॉपुलेशन वाला है। कम एरिया वाला कौन सा रहा फिर? कश्मीर। कम पॉपुलेशन वाला कौन सा रहा? जम्मू। उल्टा है ना, मतलब कहने का मतलब यह है जम्मू में ज्यादा एरिया और कम पॉपुलेशन, और कश्मीर में ज्यादा पॉपुलेशन। मैंने यहां पे ज्यादा लिखा है, आप गेस कर सकते हो। तो जम्मू में ज्यादा एरिया, लेकिन डिवीजन की बात है। लेकिन अगर इन्हीं जे&के यूटी के 20 डिस्ट्रिक्ट्स को हम देखें, इन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा एरिया जम्मू में नहीं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। कहने का मतलब यह है, अगर सवाल आए, आप बताइए जम्मू एंड कश्मीर के 2 डिवीजन हैं, जम्मू कश्मीर, इनमें से सबसे ज्यादा एरिया वाला डिवीजन कौन सा है? तो जम्मू। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जम्मू, क्योंकि जम्मू डिवीजन भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है। जम्मू डिवीजन के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट खुद भी आता है। समझ आया? ज्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट
जम्मू। ज्यादा एरिया वाला डिवीजन कौन सा है? जम्मू। डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में फर्क है। जम्मू डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कश्मीर डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, टोटल में 20 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ज्यादा एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट्स फिर आपके डिवाइड होते हैं तहसील्स में और फिर लोकल बॉडीज में। तहसील्स लोकल बॉडीज के बारे में ज्यादा नॉलेज अगर ना हो तो कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन पंचायत और म्यूनसिपलिटीज का अलग एक टॉपिक है, उसके बारे में होनी चाहिए आपको अपने एरिया की इंफॉर्मेशन। फिलहाल इतना बताना चाहता हूं, आप जिस भी एरिया से हो आपके कुछ स्टेट्स में या यूटीज में बोला जाता है तहसील, जैसे जेएंडके में तहसील, कहीं पे इसको बोलते हैं सब डिस्ट्रिक्ट, कहीं पे इसको बोलते हैं मंडल, कहीं पे इसको बोलते हैं तालुक, कहीं पे इसको बोलते हैं सब डिवीजन, कहीं पे इसको बोलते हैं सर्कल। तो ये सारे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट्स का एक छोटा सा पार्ट है जिसको बोलते हैं सब डिस्ट्रिक्ट, और जेएंडके में इसको बोलते हैं तहसील। और फिर तहसील बाकी आगे डिवाइड हुआ है लोकल बॉडीज में, म्युनिसिपलिटीज में और पंचायत में। म्युनिसिपलिटी 74th अमेंडमेंट और पंचायत 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 दोनों, और ये अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा ही पावरफुल हो गए। और ये अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ जिसमें म्युनिसिपलिटीज और पंचायत को पावर मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। अब ये तो आपको समझ में आ गया। एक और बात आपको समझानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स और यूटी जो है 28 स्टेट्स और यूटीज, इनमें से कुछ स्टेट्स, 4 स्टेट्स और 3 स्टेट्स, मतलब 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स में, स्टेट्स या एक यूटी भी है, लद्दाख है, चलो कोई बात नहीं, 7 ऐसी जगहें हैं जहां पे दोस्तों ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बने हैं। और इन 7 में भी जो 4 है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हुए हैं कि वहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाइए। और जो बाकी 3 है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है लेकिन स्टैच्यूरी है। चलिए समझाते हैं इसको। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को देखिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं कि 4 स्टेट्स में आप ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाइए वहां के ट्राइबल एरियाज के प्रोटेक्शन के लिए। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब होता है, जिस तरह स्टेट और यूटीज का थोड़ा अपना पावर होता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी छोटे लेवल पे और पावरफुल बॉडी होती है। इसका अपना लेजिस्लेचर, अपना एग्जीक्यूटिव, अपना जुडिशरी, लोकल लेवल पे लोग चुनते हैं। आप देखो ना, ट्राइबल एरियाज के प्रोटेक्शन के लिए ट्राइबल एरियाज के पावर्स अलग होंगे, वहां पे ट्राइबल एरियाज के लोग बनाते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ताकि वो पूरे इंडिया से थोड़ा से उनके कानून अलग होते हैं, उनका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी थोड़ा इंडिया से अलग हो, ताकि उनके ट्राइबल एरियाज के कल्चर को हार्म न कर सके। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद बोला है कि 6ठे शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि 4 स्टेट्स में आप ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए, और टोटल 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बने हैं। 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं? ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कैसे याद रखोगे? ATMM, ATMM आया, फिर याद रखना ATMM मनी नहीं है, मनी नहीं है, मणिपुर, मणिपुर नहीं है। तो ये M और ये M से कंफ्यूज नहीं होना, ये मणिपुर नहीं है। ATMM मनी नहीं है, मनी से मणिपुर, मनी नहीं है। ठीक है? ये फिर मिजोरम हो गया, मेघालय हुआ, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन होता है, मणिपुर भी है। तो ATM है मेघालय, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं है। हाँ, लेकिन मणिपुर में बाकी 3 स्टेट्स जो अभी बोले ना मैंने, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन वो स्टैच्यूरी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, मतलब कानून से बनाए गए हैं। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, दूसरा होता है कानून से बनाए हुए हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। वो इतने पावरफुल नहीं होते, वो स्टैच्यूरी है, स्टैच्यूरी मतलब कानून ने बनाए, और वो 3 स्टेट्स में है, वेस्ट बंगाल, मणिपुर और लद्दाख, जो कि एक यूटी है। ठीक है? और लद्दाख की एग्जांपल अगर दे तो लद्दाख में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है करगिल, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है लेह। करगिल वाला 2003 में बनाया गया और लेह वाला ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया 1995 में। लेकिन ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये 6th शेड्यूल के लिए अंडर नहीं है। इसीलिए लद्दाख वाले बता रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि हमें 6th शेड्यूल में रख लीजिए, हमें ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दीजिए, हमें 4 स्टेट्स जिस तरह से आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है वैसे ही रख लीजिए, ये मणिपुर, वेस्ट बंगाल से हमें अलग कीजिए, हमें उनसे रख लीजिए। ठीक है? ओके। अच्छा, ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 10 जो है, इसमें से 3 है आसाम में, इसमें से दोस्तों मेघालय में 3 है, मिजोरम में 3 है, त्रिपुरा में 1 है। ठीक है? वो अलग से जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे कभी हम डिटेल में वहां पे पढ़ाएंगे। ठीक है? यहां पे इतना याद रखो, 10 टोटल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, 6th शेड्यूल में लिखे हैं, और वो 10 4 स्टेट्स में है। ATMM याद रखना, ATMM, लेकिन मणिपुर नहीं जोड़ना इसके साथ। ठीक है ना? हालांकि मणिपुर में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है और लद्दाख में भी है, लेकिन वो स्टैच्यूरी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, मतलब वो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स हैं। सुनिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 2020 में न्यूली फॉर्मड यूनियन टेरिटरी बनाई गई। अभी लेटेस्ट 2020 में एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई। 2019 में JNK और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन 2020 में दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर
कर दिया गया और क्या बनाया गया, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी 2020 की लेटेस्ट। अच्छा, अगर सवाल आया कि लास्ट पे कौन सा स्टेट बनाया गया, न्यूली फॉर्मड स्टेट 2014 में बनाया गया तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट निकाल के तेलंगाना बनाया गया। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अब हम देखते हैं एरिया और पॉपुलेशन के बारे में। तो सुनो 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 सुनो, इंडिया का एरिया कितना है, 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, या आप बता सकते हो अप्रोक्सीमेटली 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बनता है दुनिया का जो टोटल एरिया है ना उसका 2.4% एरिया इंडिया में ही है। और इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। पहले नंबर पे रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और 7th नंबर पे इंडिया लार्जेस्ट है कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, ओके। उसके बाद अब हम बात करेंगे एरिया के मामले में, इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन सी बड़ी है और इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन सी स्मॉलेस्ट है। देखो, एरिया के मामले में इंडिया के आसपास की कंट्रीज में बड़ी कंट्री पता होनी चाहिए और एरिया के मामले में स्मॉलेस्ट कंट्री पता होना चाहिए। उसी तरह इंडिया के आसपास पॉपुलेशन के मामले में लार्जेस्ट कंट्री नेबरिंग कंट्री और स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री पता होना चाहिए। तो अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनो सुनो सुनो। लार्जेस्ट नेबरिंग कंट्री इंडिया का कौन सा है एरिया के मुकाबले में, और लार्जेस्ट नेबरिंग कंट्री इंडिया का कौन सा है पॉपुलेशन के मुकाबले में? चाइना ही है, और चाइना ही है लैंड बॉर्डर्स जिसके साथ हैं। या अगर हम देखें, हमारे ना नेबरिंग कंट्रीज है, समंदर में भी नेबरिंग कंट्रीज है, मैरीटाइम बॉर्डर्स भी कुछ नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे बॉर्डर टच कर रहे हैं। तो अगर इंडिया का लार्जेस्ट नेबरिंग कंट्री एरिया वाइज देखना होगा, मैरीटाइम बॉर्डर वाला इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया ही है पॉपुलेशन में भी बड़ा मैरीटाइम बॉर्डर वाला कंट्री, लार्जेस्ट नेबरिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी और इन टर्म्स ऑफ एरिया भी। कहने का मतलब शॉर्ट में यह है, एरिया के मामले में और पॉपुलेशन के मामले में, दोनों के मामले में चाइना इंडिया का बड़ा नेबरिंग कंट्री है। एरिया और पॉपुलेशन दोनों के मामले में इंडोनेशिया इंडिया का बड़ा कंट्री है। एक है लैंड वाला लार्जेस्ट और दूसरा है मैरीटाइम वाला लार्जेस्ट। देखो देखो देखो, वैसे ही लैंड और मैरीटाइम आगे हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, फिलहाल इतना देखो कि जमीन लैंड बॉर्डर जिसके साथ मिलते हैं वो हमारे लैंड बॉर्डर्स जिसके साथ मिलते हैं वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है जिनके बीच में लैंड बैरियर है। अभी जो है ना ये मैरीटाइम बॉर्डर्स है, मैरीटाइम बॉर्डर्स के बीच में हमारे नेबरिंग कंट्रीज, यहां पे इंडोनेशिया भी है। देखो ना, इंडोनेशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिल रहा है। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है वो आगे हमें पढ़ना है, ये डिटेल में हम आपको यहां पे पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि मैरीटाइम हमारे कुछ बॉर्डर वाले नेबर्स भी हैं और लैंड बॉर्डर्स वाले भी नेबर हैं हमारे कुछ। और एरिया के मामले में लार्जेस्ट और पॉपुलेशन के मामले में लार्जेस्ट चाइना इंडोनेशिया। ठीक है, ओके। इसके बाद स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री फिर से लैंड में और मैरीटाइम में भूटान, मालदीव्स, यहां पे भी भूटान, मालदीव्स। सिंपल है, भूटान हमारे लैंड बॉर्डर वालों में से स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और मैरीटाइम बॉर्डर वालों में से मालदीव्स है हमारा स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी और इन टर्म्स ऑफ एरिया भी और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी। ठीक है, इजी है, इजी है, इजी है। अभी आपको उसके बाद पढ़ाऊं, लेकिन एक बात सुनो, हमने पॉपुलेशन और एरिया को ना साथ साथ चलाएंगे। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है 1.4 बिलियन एज ऑफ 2023। एज ऑफ फरवरी मार्च 2023 1.4 बिलियन है पॉपुलेशन इंडिया की, जो कि इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पहला है चाइना। दुनिया का टोटल पॉपुलेशन में से इंडिया में 17.7% पॉपुलेशन है इंडिया में। तो ठीक है ना, ये हमने आपको बताया, ये भी हमने आपको बताया। अब इसके बाद दोनों को चलाएंगे साथ साथ। सुनो सुनो सुनो, लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया है राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एमपी। स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया है गोवा इन टर्म्स ऑफ एरिया, लेकिन लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है यूपी पहले नंबर पे, फिर महाराष्ट्र। स्मॉलेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के मामले में सिक्किम। स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया के मामले में है गोवा, स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन के मामले में है सिक्किम। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं। लार्जेस्ट यूटी वाला एरिया कौन सा है? लद्दाख में सबसे ज्यादा एरिया है, लेकिन लार्जेस्ट यूटी पॉपुलेशन जिसमें सबसे ज्यादा है वो है दिल्ली।
सेकंड नंबर पे जे एंड के, यहां पे भी जे एंड के, यहां पे भी, मतलब कि जे एंड के सेकंड नंबर पे है लार्जेस्ट एरिया वाइज भी, जे एंड के सेकंड नंबर पे है लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज भी, ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे चले, स्मॉलेस्ट यूटी एरिया में लक्षद्वीप है, लेकिन स्मॉलेस्ट यूटी लक्षद्वीप ही है पॉपुलेशन वाइज भी। तो दोनों के मामले में स्मॉलेस्ट है लक्षद्वीप, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। उसके बाद है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जिसका एरिया लार्जेस्ट है वो है कच्छ, गुजरात का। सेकंड नंबर पे है लेह, लद्दाख का, ठीक है ना। लेकिन लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहां पे मैं आपको बताऊं, पॉपुलेशन जिसमें सबसे ज्यादा है वो है थाने, महाराष्ट्र। 2011 के सेंसस के हिसाब से मैं सारा डाटा आपको दे रहा हूं, जितना भी डाटा दे रहा हूं 2011 के सेंसस के हिसाब से ही दे रहा हूं, इसके बगैर एज ऑफ 2023 यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कच्छ है, लेकिन यहां पे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज है थाने, महाराष्ट्र 2011 के सेंसस के हिसाब से। लेकिन दोस्तों ना, थाने महाराष्ट्र ना 2014 में स्प्लिट हुआ था, अलग हुआ था। तो थाने महाराष्ट्र अब आजकल लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं है। अगर बताया जाए आज प्रेजेंटली 2023 में लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो आप बताओगे वेस्ट बंगाल का नॉर्थ 24 परगान्स। नॉर्थ 24 परगान्स ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है वेस्ट बंगाल का, और यही आज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन आपके वहां पे ऑब्जेक्टिव्स में अभी भी मुझे लगता है थाने ही होगा, क्योंकि 2011 के सेंसस के हिसाब से ही चीजें आती हैं। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में था एज ऑफ 2023, तो आपको फिर परगाना याद रखना है, नॉर्थ 24 परगाना वेस्ट बंगाल, ठीक है। थाने महाराष्ट्र फिर नहीं होगा। अच्छा, ये था। उसके बाद यहां पे पॉप एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताइए इंडिया का। इंडिया का टोटल स्टेट्स में से या यूटीज में से एक जगह स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वो है माही डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी का। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज है लक्षद्वीप, याद रखना। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है लक्षद्वीप, तो यूटी है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है दिबंग वैली और अरुणाचल प्रदेश। दिबंग वैली और अरुणाचल प्रदेश, याद रखना, इन चीज़ों को भूलना नहीं। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आ सकते हैं आपके एग्जाम में भी। एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, बार बार रिवाइज करना है। और मैं जो पढ़ाऊँ इसके बाहर आने के बिल्कुल चांसेस नहीं होते हैं। आप देख लो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को या किसी भी टॉपिक को जो हमने अभी लेटेस्ट पढ़ा होगा, वो कितना डिटेल में पढ़ा होगा आपने। इसके बाहर कुछ नहीं जाना, बार बार रिवाइज करना है, पढ़ना है, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहां तक हो गया। अब सवाल होता है कभी कभी वहां पे, आप बताइए कि वो कौन सी स्टेट है जिसके 2 कैपिटल है। तो हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। जे एंड के तो अब स्टेट नहीं, वो तो यूटी है। ये 3 स्टेट्स हैं जिनके 2-2 कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश का समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। महाराष्ट्र का समर कैपिटल है मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। एस से समर, डब्ल्यू से विंटर, एस से समर, डब्ल्यू से विंटर। उत्तराखंड का समर कैपिटल है बारासिन और विंटर कैपिटल है देहरादून। इसी तरह कभी कभी आता है वो कौन से यूटीज है जिनके 2-2 कैपिटल है, समर कैपिटल, विंटर कैपिटल। तो जे एंड के यूटी और लद्दाख यूटी। जे एंड के में समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। लद्दाख का समर कैपिटल है लेह और विंटर कैपिटल है कारगिल। ये याद रखना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया का। तो सुनो, सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री इंडिया को बॉर्डर कर रही है। बहुत सारे बच्चे बताएंगे सर हमारे इधर बॉर्डरिंग कंट्री जो है वो 7 है, क्योंकि लोग सिर्फ लैंड बॉर्डर्स ही पढ़ते हैं, भूल जाते हैं मैरीटाइम बॉर्डर भी है। आपको बता दूं 7 लैंड बॉर्डर है, 7 मैरीटाइम बॉर्डर है, तो टोटल आपको लगेगा 14 है, लेकिन नहीं। सुनो टोटल बॉर्डर ऑफ इंडिया जो है, कितनी कंट्रीज इंडिया को बॉर्डर कर रही है, जिसका बॉर्डर इंडिया के साथ टच हो रहा है। 11 कंट्रीज का बॉर्डर इंडिया के साथ टच हो रहा है, जिसमें से 7 कंट्रीज, जिसमें से 4 कंट्रीज जो है उनका लैंड बॉर्डर है, 4 कंट्रीज जो है उनका मैरीटाइम बॉर्डर है, और 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो लैंड बॉर्डर भी शेयर करते हैं इंडिया के साथ और मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करते हैं इंडिया के साथ। टोटल तो लैंड बॉर्डर 7 शेयर करते हैं, टोटल तो मैरीटाइम बॉर्डर 7 शेयर करते हैं, लेकिन इन 7 में 3 कंट्रीज, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, इन 7 मैरीटाइम और 7 लैंड बॉर्डर वाले कंट्रीज में से 3 कंट्रीज कॉमन है। इसीलिए 7-7 14 नहीं, इसीलिए ये 3 तो
कॉमन है ना, ये 3 तो कॉमन है ना, तो यहां के 4, यहां के 4 और ये 3, 4 4 8 और 3 हो गए 11, 11 कंट्रीज टोटल में है। अगर समझ नहीं आया आगे समझ आ जाएगा, आगे आपको समझ आ जाएगा, आप टेंशन ना लो। फिलहाल इतना ही जान लो कि इंडिया में 7 कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और 7 कंट्रीज मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। लैंड बॉर्डर कौन कौन सा शेयर करता है? बांग्लादेश, यह है बांग्लादेश, पाकिस्तान, यह है पाकिस्तान, म्यांमार, यह है म्यांमार। ये 3 लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और ये 3 मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ठीक है ना। ये 3 मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करते हैं। उसके बाद लैंड बॉर्डर और कंट्रीज शेयर करते हैं, जैसे कि चाइना, चाइना कहां है? यहां पे चाइना है। नेपाल, नेपाल कहां है? ये है नेपाल। भूटान, भूटान कहां पे? ये है भूटान दोस्तों। और दोस्तों नीचे यहां पे अफगानिस्तान, ये भी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ये है यहां पे अफगानिस्तान का थोड़ा सा पोर्शन यहां पे। कहने का मतलब शॉर्ट में इतना है कि ये लैंड बॉर्डर्स इंडिया के साथ शेयर करती हैं ये 7 कंट्रीज। अच्छा, ये 3 कंट्रीज के अलावा और कौन सी कंट्रीज मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती हैं? मालदीव्स, कहां है मालदीव्स? आप यहां पे आपको पता है ये मालदीव्स देखो ना शेयर करती हैं लक्षद्वीप के साथ ये बॉर्डर। कैसे है ये बॉर्डर आगे बताऊंगा मैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता जुलता है इनका। अभी चलो, थाईलैंड भी शेयर करता है बॉर्डर। ये है थाईलैंड दोस्तों, ये है थाईलैंड का हिस्सा। थाईलैंड शेयर करता है बॉर्डर इस अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स के साथ। ये देखो थाईलैंड यहां तक है, अंडोमान एंड निकोबार यहां तक है, ये आपस में शेयर करते हैं मैरीटाइम बॉर्डर। इसी तरह इंडोनेशिया भी अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स के साथ शेयर करता है। अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड मतलब इंडिया का पार्ट ना, इंडिया का पार्ट, इंडिया के साथ शेयर करता है। चलो, श्रीलंका भी इंडिया के साथ शेयर करता है मैरीटाइम बॉर्डर। तो कहने का मतलब शॉर्ट में इतना है कि ये 7 करते हैं लैंड बॉर्डर शेयर, ये 7 करते हैं मैरीटाइम बॉर्डर शेयर, और इन 7 में से ये 3 और ये 3 है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ये लैंड बॉर्डर भी और मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करते हैं। तो वही मैं आपको बोल रहा था, 4 तो सिर्फ और सिर्फ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, 4 तो सिर्फ और सिर्फ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, ये 3, ये वाले 3, ये वाले 3, ये लैंड बॉर्डर भी शेयर करते हैं और मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करते हैं। टोटल कितना हुआ? टोटल 11 कंट्रीज हुए। अब लैंड बॉर्डर शेयर जो करते हैं वो आपको याद रखना पड़ता है कौन कौन सी स्टेट्स, क्योंकि एग्जाम लैंड बॉर्डर में आता है, लेकिन मैरीटाइम बॉर्डर में ये स्टेट विटेट का मसला नहीं है। लेकिन हाँ, मैरीटाइम बॉर्डर में आपको ये चीज याद रखनी है, ये पता होना चाहिए मैरीटाइम बॉर्डर में कम से कम कि इंटरनल वाटर क्या होता है, बेस लाइन क्या होता है। मैरीटाइम बॉर्डर अगर यहां तक है, मान लो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कितना है क्या है बता दूंगा, बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूंगा मैं, ईजेड एक्सटेंट का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंट का, ठीक है। ओके, फिलहाल हम बात करेंगे लैंड बॉर्डर्स के बारे में। तो चलिए, लैंड बॉर्डर्स में सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि आप ये याद रख सकते हो एक ट्रिक से, क्योंकि यहां पे जितना भी आपके सामने है ये ट्रिक्स ही ट्रिक्स है। सबसे पहले आपको बता दूं, बचपन MBA से याद रखोगे आप इंडिया के साथ कौन सी कंट्री शेयर करती है बॉर्डर, लैंड बॉर्डर। वैसे इजी है, BA से बांग्लादेश, CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से दोस्तों भूटान और A से अफगानिस्तान, ठीक है। ओके, तो चलिए, लेकिन सवाल यह आता है बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेट टच करती है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट टच करती है। बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट्स टच करती हैं, पाकिस्तान के साथ 5, म्यांमार के साथ 4, चाइना के साथ 5, नेपाल के साथ 5, भूटान के साथ 4, अफगानिस्तान के साथ एक ही UT है वो ऊपर से, जो कि अफगानिस्तान को टच करती है। तो सुनो आप, बांग्लादेश के साथ आपको ट्रिक ये याद रखनी है, वेस्ट बंगाल ATM, वेस्ट बंगाल ATM आपको यह याद रखना है। वेस्ट बंगाल ATM आपको याद रखना है। बांग्लादेश से बंदा आ गया वेस्ट बंगाल में जाने के लिए और ATM में से वो पैसे निकालने के लिए गया। बांग्लादेश से बंदा आया, वो भी वेस्ट बंगाल तो साइड में होगा ना, वहां गया ATM से पैसा निकालने के लिए, लेकिन वहां पे मनी नहीं था, पैसा नहीं था, मनी से मणिपुर नहीं था। कहने का मतलब है, एक तो आप याद रखोगे WB से वेस्ट बंगाली, ATM आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ATM स्क्वायर याद रखना, ATM स्क्वायर आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। और मैंने आपको बोला ना मणिपुर नहीं है, मनी नहीं है ATM में। कहानी दिमाग में भरो, बांग्लादेश से बंदा गया वेस्ट बंगाल, आ गया वेस्ट बंगाल, उधर ATM गया और ATM के बाद स्क्वायर डालना है, मतलब ATMM याद रखो, ATMM या ATM स्क्वायर। और उसमें मनी नहीं था तो मणिपुर नहीं होगा, मणिपुर नहीं होगा तो बाकी मेघालय और मिजोरम बचाना, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, त्रिपुरा, आसाम। इसी तरह आपको आगे याद रखना है, पाकिस्तान के साथ 5 जो शेयर करते हैं बॉर्डर, उसको याद रखना है। पाकिस्तान की लड़की है GRL गर्ल, उसको यहां पे इंडिया का एक तो जम्मू कश्मीर पसंद है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना, आधा जम्मू कश्मीर का एरिया पाकिस्तान में है,
और पंजाब पसंद है। क्यों? क्योंकि आधा पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है ना। तो आप दिमाग में ला सकते हो कि पाकिस्तान की गर्ल है, GIRL नहीं GRL, उसको इंडिया का अपने ही इलाके दो पसंद है, एक पंजाब वाला और JNK वाला। ऐसे आप याद रखोगे, G से गुजरात, R से राजस्थान, L से लद्दाख। ओके, गुजरात, राजस्थान, लद्दाख। अब कभी कभी यह भी सवाल आता है, आप बताइए बांग्लादेश में इन 5 में से लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन शेयर करती है? तो मैं आपको यह बता दूं, यह लिखा है ऊपर, वेस्ट बंगाल लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। राजस्थान लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी स्टेट पाकिस्तान के साथ शेयर करती है? वो है राजस्थान। पाकिस्तान, राजस्थान, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल। ओके, उसके बाद म्यांमार के साथ 4 स्टेट्स टच करते हैं। याद रखने के लिए इजी बहुत ट्रिक है, MAN, लेकिन M स्क्वायर याद रखना है। जैसे यहां पे M स्क्वायर है, यहां पे भी M स्क्वायर है, यहां पे M स्क्वायर है, यहां पे भी M स्क्वायर, आपको याद रखना, इजी हो जाएगा। तो M म्यांमार से क्या है? MAN है ना, MAN, तो ठीक है, M स्क्वायर AN। लेकिन याद रखना है, आपको याद रखना, मेगा एक लड़की का नाम है, वो मैन तो नहीं हो सकता ना। तो नॉट मेघालया, ये मैन में मेघालया नहीं आएगा, क्योंकि मेगा एक लड़की का नाम है। तो M स्क्वायर में यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, मेघालया भी कभी कभी डाल सकते थे, लेकिन जिसको आफाक सर की ट्रिक याद आएगी, मेघालया से मेगा से लड़की, और मैन तो लड़की नहीं है। चलो दोस्तों सुनो, अब M स्क्वायर मणिपुर मिजोरम, जब मेघालय आउट किया तो मणिपुर मिजोरम है, क्योंकि दिमाग में आपको इमेज है, म्यांमार है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ टच करता है बॉर्डर, ठीक है। ओके, और A है अरुणाचल प्रदेश, N है नागा। आंध्र प्रदेश आप नहीं दे सकते, इतना तो दिमाग में लाओ। म्यांमार किस साइड बैठा है? म्यांमार इस साइड बैठा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहां पे है, ठीक है ना। ओके, और इन 4 स्टेट्स में सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ। उसके बाद चाइना के साथ कौन कौन सा बॉर्डर शेयर करता है? 5 स्टेट्स हैं। अब आपको यह याद रखना है, चाइना और यूएसए में आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। चाइना यूएसए लड़ाई हमेशा होती है। अब जब चाइना ने बोला यूएसए को लड़ाई करो, या यूएसए ने ही बोला चाइना को लड़ाई करो, तो यूएसए वालों ने बोला या चाइना वालों ने बोला, हम अभी हॉलीडे लीव पे हैं, आज हम लड़ाई नहीं करेंगे, फिर कभी लड़ाई करेंगे, आज हमारा हॉलीडे लीव है। तो याद रखने के लिए हॉलीडे लीव, H और L यहां पे। तो U से उत्तराखंड, S से सिक्किम, A से अरुणाचल प्रदेश, H से हिमाचल प्रदेश और L से लद्दाख। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि अरुणाचल प्रदेश लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। और उसके बाद यह भी सुन लो, नेपाल की ट्रिक्स। नेपाल, आपको पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत जबरदस्त बस चलती है। वैसे हर कंट्री के बीच में चलते हैं, लेकिन इंडिया और नेपाल बहुत नजदीक है, बहुत फ्रेंडली रिलेशन है, तो बस चलते हैं, इतना दिमाग में रखो, ठीक है ना। ओके, हर कंट्री नहीं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो आपको यह याद रखना है कि नेपाल जो है BUS, बस से याद रखना नेपाल। अब सुनो, B को भी स्क्वायर करना और U के भी स्क्वायर करना, ये भी नहीं भूलना, ये भूलना नहीं। B से बिहार, B से बंगाल, बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश तो कंट्री है। और U से यहां पे यूपी और उत्तराखंड है ना, यूपी और उत्तराखंड। और S से सिक्किम है ना, S से सिक्किम। अब इन 5 स्टेट्स में से सबसे लॉन्गेस्ट बिहार शेयर करता है बॉर्डर नेपाल के साथ। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे भूटान के बारे में। तो भूटान दोस्तों 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और ट्रिक है दोस्तों, भूटान आपको याद रखना है कि आपने ये सुना होगा इकोनॉमी में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, भूटान से वो कंसेप्ट आया। मतलब भूटान जो है ना, वो वार्स पसंद नहीं करता है। आपको बता दूं, पीसफुल कंट्री है और वार्स वो पसंद नहीं करता है। और ये सच है कि वो पीसफुल कंट्री है और वो इंडिया के नेबर्स में से पीसफुल कंट्री की रैंकिंग भी उनको मिलती है। लेकिन आपको बता दूं, वो वार्स
वार्स पसंद नहीं करता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या पीसफुल कंट्री दिमाग में लाओ तो सुनो अब W से वेस्ट बंगाल, A से आसाम, R से अरुणाचल प्रदेश और S से सिक्किम, और सबसे लंबा बॉर्डर आसाम शेयर करता है भूटान के साथ। अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, आपको बताऊं कि 3 ऐसी स्टेट्स हैं जिनके 3 बॉर्डरिंग कंट्रीज है, जैसे कि सिक्किम, ये आप देख लो सिक्किम, यहां पे आप देख लो सिक्किम, यहां पे आप देख लो सिक्किम। तो सिक्किम जो है इसने 3 बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ शेयर करा है अपना बॉर्डर, 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करा है, भूटान, नेपाल, चाइना, ये लिखा है ये इंफॉर्मेशन यहां पे, भूटान, नेपाल, चाइना, सिक्किम। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, यहां पे आप देख लो, अरुणाचल प्रदेश ने बॉर्डर शेयर करा है म्यांमार के साथ, अरुणाचल प्रदेश ने बॉर्डर शेयर करा है चाइना के साथ, अरुणाचल प्रदेश ने बॉर्डर शेयर करा है भूटान के साथ। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसी तरह तीसरा स्टेट भी है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, वो भी 3 के साथ शेयर बॉर्डर करता है। वेस्ट बंगाल, एक तो यहां पे आपका बांग्लादेश आ गया, और दूसरा यहां पे दोस्तों नेपाल आ गया, है ना, बी से बंगाल भी है ना, नेपाल आ गया, और ये आ गया और एक वेस्ट बंगाल, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो आपको ये याद रखना है, ऐसी 3 स्टेट्स इंडिया की जिनके 3 बॉर्डरिंग कंट्रीज है, वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ओके, इतना आपने याद रखा, इतना आपको याद रखना है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम लैंड बॉर्डर्स के बारे में और भी बातें करेंगे। चलिए वही बातें अभी हम नहीं, वो बातें बाद में करेंगे, पहले हम यहां पे आते हैं मैरीटाइम बॉर्डर्स के बारे में बात करेंगे। आप देख लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सभी शेयर करते हैं मैरीटाइम बॉर्डर, और ये तीन दोनों लैंड भी और मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करते हैं। अब यहां पे आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, ये आप एक बार मैप देख लो, इंडोनेशिया भी देखो शेयर करता है, थाईलैंड भी देखो ना, ठीक है ना। अब मसला ये बीच में, ये इंडोनेशिया तो यहीं तक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स तो यहीं तक है, ये बॉर्डर कहां शेयर करते हैं। लेकिन हां सुनो, इंडिया का एक्सटेंट यहां भी होता है, इंडिया का ये लैंड बॉर्डर है, लेकिन ये मैरीटाइम बॉर्डर भी है। मैरीटाइम बॉर्डर ये क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जहां तक इंडिया की पहुंच है। इंडिया की पहुंच सिर्फ यहां तक नहीं है, यहां तक इंडिया की पहुंच है, ये इंडिया का एक्सक्लूसिव जोन है। तभी तो इंडिया और पाकिस्तान का यहां पे झगड़ा होता है, सर क्रीक डिस्प्यूट। तभी तो यहां पे इंडिया और श्रीलंका का बीच में झगड़ा हुआ था, बाद में वो डिस्प्यूट को हल कर दिया भी गया था। डिस्प्यूट्स के बारे में एक ओवरव्यू दे दूंगा ऊपर से, फिलहाल के लिए इतना आपको समझाता हूं। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, ये लैंड से बाहर होता है। अगर ये इंडिया की बाउंड्री है, इस इंडिया की बाउंड्री ऐसे जिगजैग है मान लो, लेकिन हां, ये जब हम सीधा पॉइंट लेते हैं, इसको बोलते हैं बेस लाइन, क्योंकि बेस लाइन से ही मेजर किया जाता है। और इस बेस लाइन के अंदर जितना भी ये वाटर है, इसको बोलते हैं इंटरनल वाटर। तो बेस लाइन के अंदर जो वाटर है इस साइड उसको बोलते हैं इंटरनल वाटर, ठीक है, ओके। अब इस बेस लाइन से ये है यहां तक ये वाला हिस्सा 12 नॉटिकल माइल, ये लिखा है 12 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल होता है 1.88 किलोमीटर लगभग, मतलब 1.25 किलोमीटर आप मान सकते हो, लगभग। तो एक नॉटिकल माइल उतना होता है, 1.8 किलोमीटर। तो आपको बता दूं, ये बेस लाइन से जब आप 12 नॉटिकल माइल जाते हो, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी, और इंडिया के सारे कानून टेरिटोरियल सी पे लगते हैं। टेरिटोरियल सी पे इंडिया के सारे कानून लगते हैं। लेकिन इस टेरिटोरियल सी के बाद और आप 12 नॉटिकल माइल जाते हो, तो पहले आप 12 नॉटिकल माइल गए, फिर से जब आप 12 नॉटिकल माइल जाते हो, 12 नॉटिकल माइल के बाद 12, मतलब टोटल यहां तक पहुंच गया 24 नॉटिकल माइल्स, तो टोटल 24 नॉटिकल माइल्स हुए, मतलब ये 24 नॉटिकल माइल्स हुए। 12 नॉटिकल माइल और 12 नॉटिकल माइल, जो ये बाद के 12 नॉटिकल माइल है, इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस जोन। इस कंटीन्यूअस जोन में दोस्तों, ये 12 नॉटिकल माइल वाला कंटीन्यूअस जोन जो है, इसमें इंडिया के सारे कानून नहीं लगते हैं, कुछ कानून लगते हैं, जैसे टैक्सेशन के और कुछ। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ ही पावर्स है इंडिया की,
कंटिन्यूअस जोन के ऊपर। लेकिन उसके बाद यहां से यहां तक 200 नॉटिकल माइल्स, पहले कितना था 24 नॉटिकल माइल्स, और पूरा का पूरा स्टार्टिंग से यहां तक 200 नॉटिकल माइल्स। अगर सिर्फ यहां से यहां तक ही देखोगे तो 176 नॉटिकल माइल्स। अगर सिर्फ ये वाले जोन, सॉरी, ये वाले से यहां तक 176, लेकिन पूरा का पूरा होता है 200 नॉटिकल माइल्स। कहने का मतलब यह है इंडिया का जो बेस लाइन है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो ये जोन है, इस पूरे जोन को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखो ये है दोस्तों टेरिटोरियल सी, ये है दोस्तों कंटिन्यूअस जोन, और उसके बाहर बोलते हैं दोस्तों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर डिटेल में जाए असल में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये भी आता है और इसमें कंटिन्यूअस जोन भी आता है। ठीक है ना, कंटिन्यूअस और ये बाहर का 200, आप बस इतना याद रखो, आपके लिए सिर्फ इतना ठीक है कि ये है दोस्तों टेरिटोरियल सी, उसके बाद है कंटिन्यूअस जोन थोड़े से पावर्स, और ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पावर इंडिया के अप्लाई नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी वहां की इंडिया हासिल कर सकता है। जैसे तेल निकला तो वो हासिल कर सकता है, फिशिंग वहां से कर सकता है, वहां से इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज जो भी है वो इंडिया का हुआ, मतलब तेल निकला इंडिया का, फिशिंग राइट्स इंडिया का, तो वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो असल में इंडिया का बॉर्डर ये है मैरीटाइम बॉर्डर, और यही मैरीटाइम बॉर्डर अगर हम देखें इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ शेयर करता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहां तक मैरीटाइम बॉर्डर है। ये है दोस्तों, ये इंडोनेशिया के साथ शेयर करता है, ये थाईलैंड के साथ, ये देखो ना म्यांमार के साथ यहां पे लैंड बॉर्डर भी है और म्यांमार के साथ यहां पे मैरीटाइम बॉर्डर भी है। बांग्लादेश के साथ ये है लैंड बॉर्डर पूरा का पूरा यहां से, और ये है बांग्लादेश के साथ मैरीटाइम बॉर्डर। पाकिस्तान के साथ ये है लैंड बॉर्डर और पाकिस्तान के साथ यहां से है दोस्तों मैरीटाइम बॉर्डर भी। ठीक है, ओके, ये आपने समझा। श्रीलंका के साथ सिर्फ मैरीटाइम बॉर्डर है। अच्छा, श्रीलंका के साथ पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो बीच में उतनी जगह नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, उस टाइम बीचों बीच लाइन ली जाती है कंट्रीज के दरमियान। ठीक है, चलिए इतना आपके लिए काफी है जो आपने समझा। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि बॉर्डरिंग कंट्रीज जो भी हैं उनकी लेंथ, सबसे लंबा बॉर्डरिंग कंट्रीज है बांग्लादेश, और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं बीएसएफ। और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो लाइन है बॉर्डर लाइन, ये है बॉर्डर लाइंस, ये है आपके सामने बॉर्डर लाइंस, ये देखो ये है आपके सामने बॉर्डर लाइंस। देखो यहां पे बॉर्डर लाइंस भी है, और थोड़ा सा मैंने डिस्प्यूट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू, डिटेल में कभी मैं आपको डिस्प्यूट समझाऊंगा। देखो पाकिस्तान और इंडिया का यहां पे सर क्रीक पे डिस्प्यूट है, मैरीटाइम बॉर्डर पे भी डिस्प्यूट है, सर क्रीक डिस्प्यूट। पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो यहां पे आप देख लो, पाकिस्तान, एक सेकंड मैं नजदीक ले आता हूं, पाकिस्तान और इंडिया का देख लो, यहां पे सर क्रीक डिस्प्यूट है। पाकिस्तान इंडिया का आप देख लो, ये है कश्मीर का भी डिस्प्यूट है, कश्मीर के हिस्से का भी डिस्प्यूट है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। पाकिस्तान इंडिया का ये है सक्सेकम वैली, क्योंकि ये हिस्सा पाकिस्तान ने गिफ्ट दिया है चाइना को, लेकिन इंडिया क्लेम कर रहा है कि ये तो हमारा है, आप कहां से किसको गिफ्ट दे रहे हो हमारी चीजें, तो सक्सेकम वैली। और ये है दोस्तों, ये है दोस्तों, यहां पे लिखा है किसी जगह, हाँ ये लिखा है सियाचिन ग्लेशियर पे भी इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा चलता रहता है। तो ये इंडिया पाकिस्तान के कुछ हॉट स्पॉट्स मैंने आपको बता दिए जहां पे झगड़े होते हैं। इंडिया चाइना के भी कुछ झगड़े होते हैं, जैसे यहां पे चाइना ने जम्मू एंड कश्मीर का ये हिस्सा लिया है, अक्साई चीन वाला हिस्सा लिया है, इस पे झगड़ा है। बीच बीच में कुछ इश्यूज होते रहते हैं, लेकिन यहां पे अरुणाचल प्रदेश जो है, ये हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का लार्जली क्लेम्ड बाय चाइना, अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा चाइना क्लेम करता है। तो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में झगड़ा चलता रहता है, और बीच बीच में भी अरुणाचल प्रदेश में भी आपने सुने होंगे वो ताइवान डिस्प्यूट, ये बीच बीच में भी झगड़ा चलता रहता है। वो जो मैं आपको डिटेल्ड वाला डिस्प्यूट लेक्चर दूंगा उसमें पढ़ाऊंगा, कभी मैं आपको डिटेल्ड लेक्चर दूंगा कि क्यों पाकिस्तान ने ये इधर इसको दे दिया सक्सेकम वैली, इससे क्या फायदा पाकिस्तान को होगा, और कब दिया, कैसे दिया, सर क्रीक डिस्प्यूट कब हुआ, क्या रिजॉल्व हुआ, बीच में कोई सेटलमेंट हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन वो अलग लेक्चर में, ये बहुत डिटेल्ड बन जाएगा, बड़ा लेक्चर बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी कुछ झगड़ा था एनक्लेव्स का। एनक्लेव होता है कि इंडिया के कुछ छोटे हिस्से बांग्लादेश में थे, और बांग्लादेश के कुछ छोटी जगह इंडिया में थी, एनक्लेव्स। तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 का इंडिया ने किया, और उसमें एनक्लेव्स को ट्रांसफर किया और बाउंड्री डिसाइड की, और पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया का जो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व कर दिया गया। ठीक है, ओके।
हमारा म्यांमार के साथ मेजर कोई डिस्प्यूट नहीं था, नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी मेजर नहीं, हालांकि है वो मैं आपको बता दूं डिटेल्ड वाले लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे ये इस पे भी सवाल आते हैं, श्रीलंका और इंडिया के बीच में दोस्तों मैरीटाइम यहाँ पे बॉर्डर पे एक यहाँ पे एक आइलैंड है, कचाठीवा आइलैंड, ये जो है इस पे दोस्तों डिस्प्यूट हुआ था। लेकिन 1974 में इस डिस्प्यूट को सेटल कर दिया गया, इस डिस्प्यूट को सेटल कर दिया गया और इंडिया ने ये सीड की टेरिटरी श्रीलंका को, तो श्रीलंका को इंडिया ने ये टेरिटरी दे दी, ठीक है ना। इंडिया एक्वायर भी कर सकता है टेरिटरी, सीड भी कर सकता है, तो इंडिया ने ये डिस्प्यूट को हटाने के लिए श्रीलंका को ही ये कचिथीवा आइलैंड दे दिया, तो ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया। अब मैं ये भी बता दूं आपको इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में, रेड क्लिफ लाइन किस किस के दरमियान है। ये है दोस्तों आपका रेड क्लिफ लाइन, ये है ना रेड कलर से थोड़ा सा, चलो इमेज पूरी साफ नहीं, लेकिन ये है रेड क्लिफ लाइन। अच्छा, दुरन लाइन, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, और मैकमोहन लाइन दोस्तों इंडिया और चाइना के दरमियान है। इसी तरह दुरन लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान है, अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान यहां पे दुरन लाइन है, ठीक है ना, दुरन लाइन। लाइन ऑफ कंट्रोल ये है दोस्तों पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है दोस्तों यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो आप देख रहे हो चाइना और इंडिया का जहां पे दोस्तों बॉर्डर है फिलहाल अभी, ठीक है ना, तो वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बीच में ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं माना या नहीं माना गया, बीच में और भी कुछ लाइन है, इसके साथ साथ मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, नहीं तो आप घूम जाओगे, लेक्चर का पूरा स्टाइल चेंज हो जाएगा। वो हम डिटेल में कभी आपको पढ़ाएंगे, बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया के डिस्प्यूट्स, ठीक है। अब यहां पे देख लो, यहां पे आप देख लो दोस्तों, ये आपके सामने है, ये मैंने आपको बता दिया, चाइना जो है इसके साथ मैकमोहन लाइन है, बॉर्डर लाइन चाइना और इंडिया की, और इंडो तिब्बत आईटीबीपी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इंडिया और चाइना के बीच में इंडिया का फोर्स है। पाकिस्तान के साथ हमारा फोर्स है बीएसएफ का, और रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर लाइन है। इंडिया नेपाल के बॉर्डर में कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, ओपन बॉर्डर है। म्यांमार इंडिया के बीच में भी ओपन बॉर्डर है, और भूटान में भी ओपन बॉर्डर है, और हालांकि म्यांमार में थोड़ा सा हल्का लेवल का क्लोज बॉर्डर है, लेकिन वो पूरी तरह से क्लोज नहीं है। लेकिन नेपाल और भूटान ओपन बॉर्डर है। नेपाल, इनको इंडो नेपाल बॉर्डर बोलते हैं, इंडिया म्यांमार बॉर्डर बोलते हैं, या इंडो भूटान बॉर्डर या इंडिया भूटान बॉर्डर एक ही बात है। अब मैं ये भी आपको बता दूं, यहाँ पे ये भी याद रखना कि नेपाल में एसएसबी जो फोर्स है वो वहाँ पे है, म्यांमार में आसाम राइफल्स इंडियन आर्मी जो फोर्स है वो है, भूटान के साथ हमारा जो फोर्स है जो वहाँ पे बॉर्डर पे है वो है एसएसबी, और अफगानिस्तान पे जो इंडिया का फोर्स है जो बॉर्डर पे फोर्स है वो है बीएसएफ, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है इंडिया 106 किलोमीटर्स, और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में दुरंत लाइन है, बॉर्डर लाइन, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने थे। अब चलते हैं आगे, यहां पे आपको बताते हैं, कुछ खास बताते हैं, सुनो और समझो इस बात को। लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया का बांग्लादेश के साथ है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर इंडिया का अफगानिस्तान के साथ है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर अभी है ना इंडिया का, वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जैसे मैंने यहां पे आपको बताना है, अफगानिस्तान के साथ इंडिया का लद्दाख यूटी शेयर करता है, अब जेएंडके यूटी नहीं, क्योंकि आपको पता है जेएंडके का पूरा मैप चेंज कर दिया गया है ना, अब बताते ही नहीं है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि कश्मीर है ही नहीं। जेएंडके का मैप आपको दिखा दूं, ओहो कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, हाँ, पहले तो ये मैप था, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मान लो आप, ये मैप था, लेकिन अब तो नया मैप ये आया, अब तो बताया जा रहा है कश्मीर तो इतना ही, ये लद्दाख है, ये पूरा लद्दाख है। तो जो यहां पे अफगानिस्तान पहले जेएंडके के साथ बॉर्डर शेयर करता था, बुक्स में वही लिखा है, लेकिन अब नए मैप के हिसाब से ये पूरा लद्दाख है, तो अब अफगानिस्तान लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये जितनी भी नॉलेज है अपडेटेड नॉलेज है, इंपॉर्टेंट नॉलेज है, और जो भी आपको बता रहा हूं अपडेटेड है, नहीं तो बीच बीच में आपको यहां पे पाकिस्तान में भी गड़बड़ लग गई होगी, क्योंकि जेएंडके लद्दाख पुरानी बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है, तब स्टेट था। चलो जो भी मैं आपको बता रहा हूं बस वही याद रखो, उसके बगैर उसके बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान के साथ एक ही बॉर्डर शेयर करता है, लद्दाख यूटी, जेएंडके नहीं है, और वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड लद्दाख है अब, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हो। अच्छा चलिए, अभी लॉन्गेस्ट बॉर्डर शॉर्टेस्ट बॉर्डर तो मैंने आपको बता दिया, शॉर्टेस्ट बॉर्डर है अफगानिस्तान, लेकिन इंपॉर्टेंट बात सुनो, अफगानिस्तान तो अभी मान लो प्रैक्टिकली नहीं है, हाँ वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी में है, लद्दाख बोल सकते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड लद्दाख या पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी। अब एक बात सुनो, तो भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसको प्रेजेंटली बॉर्डर शेयर कर रहा है मिनिमम वो भी 587 किलोमीटर मिनिमम बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है ना। ये मुझे लग रहा है ये वाला डाटा शायद गलत है, ये 587 आप ले लो, दोनों में से एक डाटा सही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ओके।
ज्यादा चांसेस इसके हैं। जो मैं लिखता हूं वो बड़ा रिसर्च करके ही होता है, फोटो वोटो पे कुछ भी हो सकता है कभी भी। उसके बाद यहां पे टोटल लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की वो है 15200 किलोमीटर, और टोटल 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज लैंड बाउंड्री है। आपको बता दूं जितना भी लैंड बाउंड्री है, कहीं मैप है क्या, लैंड बाउंड्री है, आपको अब ये बताना है मुझे। लैंड बाउंड्री जो भी शेयर करते हैं, ये है लैंड बाउंड्री वाले जो शेयर करते हैं, ये कितने टोटल है जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद कोस्टल बाउंड्री जो शेयर करते हैं वो कौन कौन से है। उसके बाद यहां पे गुजरात लैंड बाउंड्री भी शेयर करता है, कोस्टल बाउंड्री भी शेयर करता है। इसी तरह यहां पे भी कहने का मतलब ये है, कुछ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, कुछ कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं, कुछ तो लैंड भी कोस्टल भी शेयर करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ना कोस्टल बॉर्डर शेयर करते हैं, वो आपको याद रखना है। और कुछ ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड है, मतलब ये भी लैंड लॉक्ड है, ये भी लैंड लॉक्ड, मतलब ये लैंड बॉर्डर वाले शेयर वाले भी और ये बीच वाले भी लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, लैंड लॉक्ड पूरी तरह से हैं ये वाले स्टेट्स, है ना। कोस्टल के बगैर जितने भी हैं, कोस्टल के बगैर जितने भी हैं वो लैंड लॉक्ड है। कहने का मतलब ये है, आपको अब ये याद रखना है। कुछ ऐसे हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कोस्टल बॉर्डर शेयर करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं ना कोस्टल बॉर्डर शेयर करते हैं, कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर वो शेयर नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जो कोस्टल के अलावा लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मतलब ये बॉर्डर वाले भी और बीच वाले भी लैंड लॉक्ड भी है। चलिए सुनो 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 समझो इस बात को। आपको बता दूं टोटल लैंड बाउंड्री ये है, और टोटल लैंड बाउंड्री जो शेयर करते हैं 16 स्टेट्स और 2 यूटीज। दोस्तों लैंड बॉर्डर, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर 18 टोटल, जिसमें 2 यूटीज है, जे&के और लद्दाख, जो कि शेयर करते हैं बाकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ टोटल लैंड बाउंड्री। टोटल कोस्ट लाइन आपको बता दूं इतना है, और अगर हम सिर्फ मेनलैंड देखें, आइलैंड को छोड़े तो 6100 किलोमीटर ही है। और टोटल जो कोस्टल लाइन है उस पे 9 स्टेट्स है और 4 यूटीज है। मतलब टोटल कितने कोस्टल स्टेट्स और यूटीज है जो कोस्ट पे है, वो टोटल 13 है, जिसमें 9 स्टेट्स है और 4 यूटीज है, टोटल 13 है। ओके, अच्छा अगर हम कोस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट कौन सा है, गुजरात है, लेकिन ओवरऑल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ओवरऑल है। अगर हम कोस्टल बॉर्डर नहीं, लैंड बॉर्डर, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर कौन शेयर करता है तो वेस्ट बंगाल लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन शेयर करता है तो गुजरात स्टेट, ठीक है, लेकिन गुजरात से भी ज्यादा एक यूटी है जो शेयर करता है। ओवरऑल स्टेट्स और यूटीज में ही ले लो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद भी कुछ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो कंट्री जो ना ही कोस्ट लाइन शेयर करती है ना ही उसका लैंड बॉर्डर है, तो वो दोस्तों 7 है टोटल। वो कंट्री ने, वो स्टेट्स और यूटीज, 5 स्टेट्स है, 2 यूटीज है जो ना ही लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं ना ही कोस्टल बॉर्डर शेयर करते हैं। हरियाणा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दिल्ली, चंडीगढ़ 2 यूटी है, ठीक है। ओके, उसके बारे में भी आप मैप पे देख लो, जो मैंने आपको बोला कि कितने लैंड बाउंड्री है, कितने कोस्ट लाइन वाले हैं, ठीक है, देख लो एक बार। अच्छा, टोटल लैंड लॉक्ड स्टेट्स यूटीज, टोटल लैंड लॉक्ड मतलब जो कि कोस्टल नहीं है। कोस्टल आपको पता है 13 है, तो टोटल कितने हैं 36 यूटीज और स्टेट्स मिला के टोटल 36 है इंडिया में। 36 में माइनस करो कोस्टल वाले, आपको निकल जाएगा टोटल लैंड लॉक्ड कितने हैं। लैंड लॉक्ड एक तो वो बॉर्डर वाले भी और बीच वाले भी है, बस कोस्टल नहीं होने चाहिए। अच्छा, यूटीज अलोंग वेस्ट कोस्ट कौन कौन सा है, वेस्ट कोस्ट में कौन कौन से यूटी है, दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार और पुडुचेरी भी। अब ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन सा है, सिर्फ पुडुचेरी। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर गलत बोल रहे हो, 2 जगह पे पुडुचेरी क्यों। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं 2016 के एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया। क्या आप बताइए वो कौन सी जगह है जो वेस्ट कोस्ट पे भी है, ईस्ट कोस्ट पे भी है। वो कौन सा स्टेट या यूटी है जो आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी मिलेगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी मिलेगा, तो वो है दोस्तों आपका पुडुचेरी। आप देख लीजिए, पुडुचेरी में यहां पे है यानम, पुडुचेरी असली यहां पे है। पुडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं कैरिकल। पुडुचेरी का वेस्टर्न कोस्ट पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है माहे। तो आपको याद रखने हैं पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट्स। माहे ये वेस्टर्न कोस्ट पे है, पुडुचेरी का एक पार्ट, एक डिस्ट्रिक्ट। पुडुचेरी खुद एक डिस्ट्रिक्ट है और खुद एक यूटी है। देखो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुडुचेरी यूटी के, जिसमें माहे हैं वेस्टर्न पे, बाकी फिर पुडुचेरी, खोद, करिकाल और यनम, ये 3 है आपको ईस्टर्न कोस्ट पे। कहने का मतलब ये शॉर्ट में है, वो एक ही यूटी है जो आपको वेस्ट ईस्ट कोस्ट पे मिलेगा, पुडुचेरी का माहे वेस्ट कोस्ट पे, पुडुचेरी, यनम और करिकल
ईस्ट कोस्ट पे। उसके बाद सवाल ये भी आ सकता है, वो बताइए अरेबियन सी में कौन सा यूटी है, तो लक्षद्वीप है यहाँ पे, है ना, अरेबियन सी में। और बे ऑफ बंगाल में कौन सा यूटी है, तो बे ऑफ बंगाल ये है। और बे ऑफ बंगाल में आपको यहाँ पे मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ये दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जो सिर्फ और सिर्फ आइलैंड से ही बने हुए हैं। उसके बाद सवाल ये भी कभी आ सकता है, मैक्सिमम नेबरिंग स्टेट्स, वो कौन सा स्टेट है जिसके आसपास सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ टच हो रही है बाउंड्री, तो यूपी है। उसको 9 स्टेट्स के साथ बाउंड्री टच हो रही है। वो कौन सी स्टेट है जिसके मिनिमम नेबरिंग स्टेट्स है, जिस स्टेट्स टू स्टेट, कंट्रीज टू स्टेट नहीं, कोई कंसेप्ट है यहाँ पे, स्टेट टू स्टेट बोल रहा हूं। वो कौन सी स्टेट है जिसके साथ मिनिमम नेबरिंग स्टेट्स टच कर रहे हैं? सिक्किम और मेघालय दोनों ऐसी स्टेट्स हैं जिनके साथ एक एक ही स्टेट टच कर रहा है। सिक्किम के साथ सिर्फ वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, मेघालय के साथ सिर्फ आसाम टच कर रहा है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। सिक्किम के साथ वेस्ट बंगाल और मेघालय के साथ सिर्फ आसाम। ठीक है, ये है मेघालय और ये पूरा आसाम है यहां से, और सिक्किम है यहां पे, तो ये है वेस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, ओके। उसके बाद और एक पॉइंट है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे, आप बताइए वो कौन सा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम डिविजन्स है, तो यूपी है, 18 डिवीजन वाला मैक्सिमम डिवीजन। और एक पॉइंट, श्रीलंका और इंडिया के दरमियान पाक स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है। इंडिया और श्रीलंका के दरमियान पाक स्ट्रेट है यहां से, और ये गल्फ ऑफ मन्नार है। ये जो है ना, ये गल्फ ऑफ मन्नार है और ये पाक स्टेट है। गल्फ ऑफ मन्नार क्या होता है, ये देखो ना, थोड़ा सा ऐसे कर्व करके लैंड को गल्फ बना दिया है। और स्ट्रेट क्या होता है, जो बड़ी दो वाटर बॉडीज को एक छोटी वाटर बॉडी बीच में ज्वाइन कर रही है। ठीक है ना, ओके। उसके बाद आपको आ जाएगा सवाल कभी वहां पे कि आप बताइए लैंड ऑफ 3 सीज कौन सा है। कन्याकुमारी एक जगह है इंडिया की जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ 3 सीज। 3 सीज कन्याकुमारी टिप पे आपको मिलेंगे। एक तो बे ऑफ बंगाल भी यहां से, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल यहां से, अरेबियन सी यहां पे और इंडियन ओशन यहां से। तो कहने का मतलब यह है, ये 3 सीज आपको कन्याकुमारी पे मिलेंगे। प्लेस ऑफ 3 सीज, लैंड ऑफ 3 सीज। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन कौन से है आपको मैं बता दूं, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 7 सिस्टर स्टेट्स में क्या फर्क है? ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ये 7 सिस्टर स्टेट्स है। 7 सिस्टर स्टेट्स प्लस सिक्किम, सिक्किम को बोलते हैं ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स। ये 7 सिस्टर स्टेट्स, ये 7 सिस्टर स्टेट्स, और इन 7 सिस्टर स्टेट्स को प्लस करो, ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स सिक्किम, वो आपको बनाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 8 है, जिनमें से 7 है सिस्टर स्टेट्स और सिक्किम है ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स। याद रखना, कभी बहुत बार सवाल आता है ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स कौन है, आपको याद रखना है सिक्किम। कंट्री एक बता दो पूरे दुनिया में जिसका सबसे ज्यादा लंबा कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में तो इंडिया ही होगा, लेकिन पूरी दुनिया में आप बता दो सबसे ज्यादा लंबा कोस्ट लाइन किसका है? नंबर 1 पे है कनाडा। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा इंडिया है क्या? नहीं, चाइना है। चाइना है। चाइना इंडिया ओशन के साथ तो वो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन शेयर नहीं करता है, लेकिन उसका उस साइड आप देख लो चाइना सी के साथ कितना शेयर कर रहा होगा। इंडिया 18th नंबर पे आता है ओवरऑल दुनिया में, जो कि जिसका लंबा कोस्ट लाइन है। लेकिन इंडियन ओशन के साथ सबसे लंबा कोस्ट लाइन इंडिया का ही है दोस्तों। चलिए अब कुछ और पॉइंट्स है, जैसे यहां पे आपको मैं बताऊं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको पढ़ाया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नियरेस्ट कैपिटल है। आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है, और उन स्टेट्स में से हर एक का अपना अपना कैपिटल होगा, और नियरेस्ट कैपिटल है दोस्तों झारखंड का रांची। फारदेस्ट कैपिटल फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है? राजस्थान का जयपुर। अच्छा, नियरेस्ट सिटी भी मैंने देखा एग्जाम में आता है, और ये 2 सिटीज आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न वाले हिस्से, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना पास होता है ना, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी वो पास होता है, मिजोरम से और त्रिपुरा से। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर सवाल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आप बताइए नियरेस्ट सिटी, तो वहां पे ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले सिटीज भी होंगे और यही ऑप्शन में होंगे। कहने का मतलब है, बहुत बार ये सवाल आया है, उदयपुर त्रिपुरा का नियरेस्ट सिटी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, और चंपाई मिजोरम का नियरेस्ट सिटी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया, वो दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये दोनों मीट होते हैं कहां पे? छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में ये मीट होते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में मीट होते हैं। लेकिन सवाल अगर आए
ये दोनों के दोनों लाइंस ना दो स्टेट्स में पास होते हैं। एक तो छत्तीसगढ़ आ गया, चलो जिधर ये मीट किए, और दूसरा ये वाला पॉइंट, ये देखो, ये देखो, एमपी से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एमपी से ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो एमपी और छत्तीसगढ़ दो ऐसे स्टेट्स है जहां से दोनों लाइनें पास होती है। बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी पासेस इन टू स्टेट्स, एक तो एमपी और दूसरा छत्तीसगढ़, जो मैंने आपको बताया एमपी छत्तीसगढ़। उसके बाद आप ये भी एक सेकंड, सॉरी, उसके बाद आप ये भी पॉइंट याद रख लेना, क्योंकि मैंने देखा ऑप्शंस में कभी कभी एग्जाम में होता है, टोटल विलेजेस इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली बता दो। 2011 के सेंसस के हिसाब से ये डाटा हमेशा सवाल होता है। 6,40,000 विलेजेस है इंडिया में, और ये भी एनसीईआरटी में था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एनसीईआरटी का एक पॉइंट लास्ट में नजर मुझे पड़ी, वो पॉइंट कवर नहीं हुआ था, तो एनसीईआरटी पे ये लिखा हुआ है 1869 में सुएज कनाल को खोल दिया गया, जिसकी वजह से डिस्टेंस इंडिया और यूरोप में कम हुई 7,000 किलोमीटर, जो कि बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है। यूरोप और इंडिया का इधर से इतने किलोमीटर होता था, और दोस्तों ये जो सुएज कनाल यहां पे खुली, उसकी वजह से इंडिया और यूरोप में डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर से कम हुआ। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ स्टेट्स यूटीज का नाम चेंज कर दिया गया है, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस का नाम यूपी रखा गया 1950 में। यह पहला ऐसा स्टेट है जिसका नाम चेंज कर दिया गया आज़ादी के बाद। अभी 1950 में पहला रिनेम किया गया उत्तर प्रदेश। मद्रास को 1969 में नाम चेंज किया कर दिया गया तमिलनाडु। मैसूर का नाम चेंज कर दिया गया 1973 में कर्नाटका। लैकेडोमिनी का एमेंडू का नाम बदल के 1973 में लक्षद्वीप रखा गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम चेंज कर दिया गया 1992 में, उसका नाम अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। उसी तरह उत्तरांचल पुराना नाम था, 2006 में नाम बदल के उत्तराखंड रखा गया। पौंडीचेरी का नाम 2006 में बदल के पुडुचेरी रखा गया। ओडिशा का नाम 2011 में बदल के ओडिशा कर दिया गया। अब इसके बाद हम आगे चले और पढ़े एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज को हम देखेंगे। सबसे पहले अगस्त 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एनफोर्स करा जाता है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को क्रिएट किया जाता है। देखिए, इंडिया में 1947 से पहले एक तो ब्रिटिश इंडिया था और फिर प्रिंसली स्टेट्स थे। यह ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ पाकिस्तान और इंडिया में। प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया आपकी मर्जी है, जहां पे भी आप जाना चाहते हो जाइए, ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो जाइए। प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 चॉइसेस थे कि या तो वो इंडिया के साथ मर्ज हो सकते थे, या तो प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते थे, और या तो प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट बैठ सकते थे। ये 3 चॉइसेस थे प्रिंसली स्टेट्स के पास। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इंडिया के यूनियन के अंडर, इंडिया की बाउंड्री के अंडर 552 प्रिंसली स्टेट्स थे टोटल, जिसमें से 549 प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन किया। लेकिन 3 स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन पहले नहीं किया था, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। लेकिन बाद में उन 3 स्टेट्स को भी इंडिया के साथ ज्वाइन होना पड़ा। हैदराबाद पुलिस एक्शन के थ्रू ज्वाइन हो गया। जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ और जूनागढ़ बना पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन की वजह से वो इंडिया का पार्ट बना। अभी ये मैंने आपको बताया अगस्त 1947 में क्या हुआ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, आपको पता है। तो ये डिसाइड कर रहे थे कि किस तरह से अब डिवाइड हो जाए स्टेट्स, किस तरह से जो ये इंडिया है उसके अंदर स्टेट्स का डिवीजन हो जाए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया टाइम टू टाइम डिफरेंट कमिटीज, ये देखने के लिए कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे ये सही रहेगा, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे थे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1948 में अपॉइंट किया दर कमीशन, जिसका चेयरमैन था एस के दर।
और दर कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट को 1948 दिसंबर में, इसी साल दिसंबर में रिपोर्ट सबमिट की। और दर कमीशन ने यह रिपोर्ट में बोला कि नहीं नहीं, लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए बेस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इजीली चले उसी तरह से आप डिवाइड करो स्टेट्स को, रीऑर्गेनाइज करो स्टेट्स को। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इन्होंने बोला था कि वो चीज दिमाग में रखो, लैंग्वेज बेस नहीं होना चाहिए स्टेट्स को डिवाइड करने का। लेकिन लोगों ने डिमांड की कि लैंग्वेज के बेसिस पे ही होना चाहिए स्टेट्स का डिवीजन। दिसंबर 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से अपॉइंट किया जेवीपी कमिटी, जिसका कोई चेयरमैन नहीं था। लेकिन जेवीपी का मतलब 3 मेंबर्स थे इसके अंदर, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पिताभाई सितरामैया। तो दोस्तों ये 3 मेंबर्स थे जेवीपी कमेटी में, कोई चेयरमैन नहीं था। लेकिन ये जेवीपी कमेटी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था दिसंबर में, उसने रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 1949 में। रिपोर्ट सबमिट में जो रिपोर्ट है उसकी रिकमेंडेशन में क्या बताया गया? इस कमेटी ने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नहीं साहब नहीं नहीं, लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए लैंग्वेज बेस नहीं होना चाहिए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इजीली चले उसी तरह से स्टेट्स को डिवाइड करो, रीऑर्गेनाइज करो। फिर क्या हुआ दोस्तों? तो ये कमिटीज की वजह से ABCD क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 जनवरी को एनफोर्स हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ। स्टेट्स और यूटीज में इंडिया डिवाइड नहीं हुआ, 4 स्टेजेस में इंडिया डिवाइड हुआ, 4 पार्ट्स में इंडिया डिवाइड हुआ। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स। तो 1950 जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स थे वो इस तरह थे। डी में ये अंडमान एंड निकोबार, आप देख लीजिए J&K यहां पे था। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इंडिया की टेरिटरीज को। जनवरी 50 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था। पार्ट ए जो है दोस्तों, वो पार्ट ए वाले स्टेट्स जितने भी आपने देखे वो यहां पे पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 152 से लेके 237 बात करता था उनके बारे में। पार्ट बी जितने भी आपने नीचे स्टेट्स अभी इमेज में देखे, वो पार्ट बी वाले स्टेट्स दोस्तों पार्ट 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पार्ट 7 के अंदर आर्टिकल 238 आता था। तो मतलब कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से आर्टिकल है, पार्ट से आर्टिकल है, पार्ट से आर्टिकल है ना। पार्ट 9 बात करता था, इंडिया पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता था पार्ट डी स्टेट्स के बारे में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो आपने देखा, जिसके बारे में आर्टिकल था आर्टिकल 243। तो मतलब ये आर्टिकल है, ये पार्ट है, या ये आर्टिकल है, ये पार्ट है, ये आर्टिकल है, ये पार्ट है, या पार्ट है, ये आर्टिकल है, जो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा पॉलिटी में। हर पार्ट के अंदर आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ओके। ABCD क्लासिफिकेशन किया गया 1950 में, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 3 भी रखा गया, जिसमें बताया गया पार्लियामेंट को यह पावर है कि वो स्टेट्स को तोड़ सकता है, जोड़ सकता है, नाम चेंज कर सकता है, एरिया इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कॉन्स्टिट्यूशन ने फिलहाल अभी इतना बोला था, और आर्टिकल 3 में बोला था पार्लियामेंट को पावर है। अक्टूबर 1953 को गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि वो लैंग्वेज बेस्ड पहला स्टेट बनाए इंडिया में। अक्टूबर 1953 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्स किया गया कि वो फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट बनाए आंध्र स्टेट। आंध्र प्रदेश नहीं, एक्चुअली आंध्र को बाद में हैदराबाद ज्वाइन हुआ था तो वो आंध्र प्रदेश बना था, लेकिन कोई बात नहीं, आंध्र स्टेट या आंध्र प्रदेश भी अगर दिमाग में रहेगा काफी है। कहने का मतलब यह है आंध्र स्टेट पहला स्टेट है इंडिया का जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया और फोर्सली बनाया गया। तब बहुत ज्यादा हंगर स्ट्राइक्स हुए थे। पोती सितरामैया जो कांग्रेस लीडर थी उसकी डेथ हुई थी। 56 डे हंगर स्ट्राइक उसने किया था और उन्होंने डिमांड की थी कि मद्रास के अंदर जो ये तेलुगु स्पीकिंग वाले हैं उनको अलग स्टेट दीजिए, लैंग्वेज के बेसिस पे, तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पे आप स्टेट बनाइए। तो बनाया गया आंध्र स्टेट फोर्सबली। तो आंध्र स्टेट तेलुगु स्पीकिंग वाले एरियाज, मतलब तेलुगु स्पीकिंग मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्रा बना। और भी एरियाज ने डिमांड की, अरे भाई लैंग्वेज के बेसिस पे और जगहों को डिवाइड करो। तो दिसंबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से अपॉइंट की, जैसे यहां पे अपॉइंट, फिर से अपॉइंट किया फजल अली कमीशन, क्योंकि लोगों ने काफी ज्यादा एहतिजाज किया और बोला लैंग्वेज। फजल अली कमीशन का चेयरमैन था फजल अली और उसके अंदर 3 मेंबर थे।
एक तो फजल अली 3 मेंबर में, बाकी 2 मेंबर कौन कौन थे? के.एम. पानीकर और H.N. कुंजरू। ये 3 मेंबर थे फजल अली कमीशन में। और फजल अली कमीशन जिसको अपॉइंट किया गया दिसंबर 1953 में, उसने 1955 सितंबर में रिपोर्ट सबमिट की और बोला ओके जनाब, लोग अगर बोल रहे हैं तो मानते हैं, लैंग्वेज होगा बेस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, मगर एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज नहीं चलेगा। आप देखो ना, J&K में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इस टाइम, पहले तो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज थे, किसी स्टेट यूटी में 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है, किसी में 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो फजल अली कमीशन ने बोला ठीक है, मानेंगे हर स्टेट यूटी में लैंग्वेज होगा, डिवाइड किया जाएगा स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे, लेकिन उस स्टेट में सिर्फ एक ही लैंग्वेज नहीं चलेगी, उधर ऑफिशियल लैंग्वेजेस और भी होने चाहिए। ये फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन थी गवर्नमेंट को, ये रिपोर्ट में वो सबमिट किया ये बातें, और बोला कि ABCD स्टेट्स का क्लासिफिकेशन खत्म करो, और बोला 16 स्टेट्स और 3 यूटीज में डिवाइड करो। ये फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन है। बाद में गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन मानी, हालांकि 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज नहीं बनाए, उसके बदले 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। मतलब थोड़ा सा रिकमेंडेशंस में चेंज करके गवर्नमेंट ने ये इकरार किया। नवंबर 56 को क्या हुआ? नवंबर 56 को पार्लियामेंट ने, आपको पता है मैंने बोला था आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 पावर देता है तोड़ने जोड़ने का स्टेट्स को, तो पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 का पावर इस्तेमाल करके स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 लाया। नवंबर 1956 में ये एनफोर्स करे गए। क्या किया? देखो इस अमेंडमेंट से क्या हुआ? ABCD क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लानी थी, 4-fold क्लासिफिकेशन, ABCD क्लासिफिकेशन को चेंज करना था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही करा गया। कौन से? 7th अमेंडमेंट से ये चीज हुई। ABCD क्लासिफिकेशन 7th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से करा गया, क्योंकि ABCD कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी थी। 7th अमेंडमेंट करा गया, 1956 में खत्म किया गया, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से स्टेट्स में आर्टिकल 3 का पावर इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने इंक्रीज डिक्रीज एरिया वेरिया करके रीऑर्गेनाइजेशन करके स्टेट्स को बनाया, और 14 स्टेट्स और 6 यूटीज को 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से बनाया। 1956 में आप देख लीजिए 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। इसमें भी आप देख लो मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, ये 3 पहले यूनियन टेरिटरी थी, बाद में इनको स्टेट बनाया गया। लक्षद्वीप, मिनिका और एमएनडीयू जो है इसका नाम बदल के लक्षद्वीप किया गया, जो मैंने अभी आपको बोला, ठीक है ना। दिल्ली, अंडमान निकोबार पहले से था, और फिर बाद में आपका दमन एंड दीव जो है और दादरा एंड नागरा हवेली जो है उनको यूटीज बनाया गया। इसी तरह पौंडीचेरी जो है उसको यूटी बनाया गया। पौंडीचेरी आपका फ्रांस से छीन के यूटी बनाया गया। दादरा नागरा हवेली और दमन एंड दीव पुडुचेरी पुर्तगीज ये दमन एंड दादरा नागर हवेली पुर्तगीज से छीन के यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और एक यूनियन टेरिटरी था गोवा, वो भी दोस्तों दादरा नागर हवेली दमन एंड दीव के साथ पुर्तगीज से छीना हुआ इंडिया ने यूटी पहले बनाया, बाद में गोवा को स्टेट बनाया गया। ये डिटेल जो मैंने अभी आपको यहां पे बताई ये भी लिखी हुई है, बताऊंगा थोड़ा, साथ साथ मैंने आपको यहां पे बता दिया। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपको बता दूं कि आज क्या हाल है। आज ये हाल है, आज ये आपके दोस्तों एज ऑफ 2023 फरवरी मार्च, ये आपके सामने 28 स्टेट्स है, ये 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे हैं, ठीक है ना। ये सारे ये आप टोटल में कितने हैं स्टेट्स और यूटीज? 36 है। चलिए, ये गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी कैसे क्या यूटी वो है वो मैं आगे आपको बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहां पे लिखा है वो यूटीज जो स्टेट्स में चेंज हुए। आपको बता दूं गोवा वो पहले यूटी था, बाद में स्टेट बनाया गया। हिमाचल प्रदेश, अभी तो मैंने इधर बोला कि पहले ये हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा यूटी थे, तो वही आपको बता रहा हूं। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा पहले यूटी थे, बाद में उनको स्टेट बनाया गया। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये दो भी दोस्तों पहले यूटी थे, बाद में उनको स्टेट। कैसे यूटी थे? 1972 में आसाम से इनको निकाला गया। 1972 में आसाम से इनको निकाल के यूटी बनाया गया, और इसको 1987 से फिर स्टेट बनाया। दोनों को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को दोनों को आसाम से निकाला गया 1972 में, और दोनों को यूटी बनाया गया। फिर दोनों को 1978 में दोनों को फिर स्टेट बनाया गया, ठीक है, ओके। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद वो कौन सी स्टेट है
जिसको यूटी बनाया गया, वो कौन सी स्टेट है जिसको यूटी बनाया गया? तो सिर्फ और सिर्फ जे एंड के स्टेट है वो जिसको यूटी बनाया गया। अब तक कोई स्टेट नहीं थी जिसको यूटी बनाया गया, यूटीज को स्टेट्स बनाया जा रहा था। आप देखो कितने यूटीज है जिनको स्टेट्स बनाया जा रहा, 3 3 6। लेकिन पहली बार एक स्टेट को यूटी बनाया गया, वो है जे एंड के। तो जे एंड के स्टेट को यूटी बनाया गया। जे एंड के से आपको पता है 2 यूटीज बनाए गए, ठीक है ना? ओके। अभी मैंने आपको बोला पौंडीचेरी भी यूटी था, दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, ये सारे यूटीज थे। तो फ्रांस से पौंडीचेरी लिया गया और उसको 1962 में यूटी का स्टेटस मिला। पुर्तगीज से दादरा एंड नगर हवेली लिया गया, 1961 में उसको यूटी का स्टेटस दिया गया। गोवा, दमन एंड दीव, ये दोनों के दोनों एक ही थे पहले, और इनको 1962 में दोनों को मतलब ये सारा गोवा, दमन एंड दीव, इनको यूटी बनाया गया। बाद में गोवा, दमन एंड दीव को, गोवा को अलग किया गया इससे, और बाद में गोवा को स्टेट बनाया गया 1987 में। तो कहने का मतलब जितना भी था वो मैंने आपको बता दिया। सारी इंफॉर्मेशन यहां तक जितनी भी थी वो मैंने आपको इस लेक्चर में दे दी। अब इसके बाद आप देखो स्टेट्स और यूटीज, हर एक स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन है, बेसिक डेटा फॉर्मेशन, एरिया, कैपिटल, टोटल डिस्ट्रिक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशो, नेबरिंग स्टेट्स, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, सीएम गवर्नर, सीएम गवर्नर, गवर्नर सीएम। तो कहने का मतलब ये है ये पीडीएफ में एक बार ये देख लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, देख लो, ऊपर से जितना याद रहेगा अच्छा है। नेबरिंग स्टेट्स थोड़े से याद आ जाएंगे आपको। देखो नेबरिंग कंट्री है चाइना, नेपाल, उत्तराखंड का, ये भी देख लो। कभी कभी सवाल आ जाता है कि फलाने स्टेट या यूटी का नेबरिंग कंट्री कौन सा है, वो ज्यादातर आप देख लो इनमें से कौन कौन सा है। त्रिपुरा का नेबरिंग कंट्री ये है, तो ऐसे ऐसे देख लो। तो ये लेक्चर जो है इसमें अब आपका पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया खत्म हुआ। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। बाकी जो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया है वो आपका दोस्तों कल आएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही बताना था पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पे। इसके बाहर आपको बिल्कुल भी जानना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में आपको हम पढ़ाएंगे अब आगे माउंटेन्स, आइलैंड्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, पेनिनसुला, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, डेजर्ट्स, आइलैंड और भी बहुत कुछ, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, पूर्वांचल वगैरह वगैरह बहुत कुछ। चलो बाय।